Morning, ma'am. Good morning, ma'am. Okay, so let's start today's class. What we have completed yesterday? HIV/AIDS, hereditary mold, hypermensive gravidum, and hypertensive disorder of pregnancy. Okay, so we have completed transmission of HIV/AIDS. Tell me about the transmission. कोई भी एक्सपोजर जो है जेनाइटल सिक्रीशन या तो ब्लड प्रोडक्ट की ઇન્ફેક્ટેડ બ્લડ આવ્યું હોય તો અને થર્ડ ઇન્ફન્ટ ને કોઈ ડિલિવર થાય તો મધર નું કોઈ બી બોડી ફ્લુઇડ या तो कोई भी એને સ્વેલો કર્યો હતો એ કર્યું હોય તેથી ટ્રાન્સમિટ થાય. Okay, so we can say कि blood and blood body fluid से transmit हो सकता है and प्लासेंटा क्रॉस करके भी जा सकता है फीटस पर एंड आफ्टर डिलीवरी ब्रेस्ट फीडिंग से भी वो ट्रांसमिट हो सकता है. प्रेग्नेंट इंडिविजुअल को अगर एचआईवी है तो व्हाट इज द रिस्क? Risk to pregnant individual who is HIV positive? વોલરેબિલિટી હોય છે એમને ઇન્ફેક્શન માટે. Yes, they are at high risk of for opportunistic infection. Already pregnancy में थोड़ी immunity down होती है and she is also HIV positive, तो immunity थोड़ी ज्यादा down हो जाएगी. So she is high at risk for infection. जो opportunistic infections है उसको ज्यादा होने के chances है. Then diagnosis कैसे करोगे आप कि a person is HIV positive? तो 3 टेस्ट है, एलिजा, वेस्टर्न ब्लॉट और IFA. Yes, there are 3 tests. इनमें से तीनों करने हैं कि कोई एक? तीनों करने हैं. No, not every. पहले कोई भी टू पहले बे एलिजा करवाना. करना. हाँ, एनी 2 कर सकते हो. पहले कोई एक टेस्ट करना है, फिर कंफर्मेशन के लिए दूसरा मेथड यूज करनी है. सो टेल मी कैसे करोगे टेस्ट? જેમ કે આપણે એલિઝા ટેસ્ટ કરો તો પહેલા ફર્સ્ટ 2 ટાઈમ એલિઝા કરવાનો, પછી જો એલિઝામાં પોઝિટિવ આવે તો થર્ડ ટાઈમ આપણે કોઈ બી આઈએફએ યા તો વેસ્ટર્ન બ્લોટ ટેસ્ટ કરવાનો. એમાં જો પોઝિટિવ આવે તો પોઝિટિવ અને જો નેગેટિવ આવે તો 2 to 3 મંથ પછી એને ફરીથી ટેસ્ટ કરવાનો. 2 to 3 દરમિયાન નેગેટિવ કન્સિડર નહીં કરી દેવાનો. પોઝિટિવ મે બી પોઝિટિવ બી હોઈ શકે. हाँ, एग्जैक्टली. सो फर्स्ट हमें कोई भी एनी मेथड एलिजा, वेस्टर्न ब्लॉट, आईएफए कोई भी टेस्ट करना है. अगर वो पॉजिटिव आता है तो फिर से, नेगेटिव आता है फिर से हमें 2 बार तो वो करना है. एक बार किया फिर दूसरी बार करना है. कंफर्मेशन के लिए सेम टेस्ट रिपीट करना है. अगर वो भी पॉजिटिव आता है तो हमें दूसरी मेथड यूज करनी है जो आपने नहीं यूज की, लाइक वेस्टर्न ब्लॉट और आईएफए में से कोई भी एक करना है. देन अगर पॉजिटिव आता है तो वी विल कंसिडर कि पर्सन इज एचआईवी पॉजिटिव. बट उसमें नेगेटिव आता है तो देयर इज अ कंफ्यूजन. एक टेस्ट पॉजिटिव आया, एक टेस्ट नेगेटिव आया. सो वी विल नॉट डायग्नोज एनीथिंग राइट नाउ. आफ्टर 3 to 6 months हम फिर से ये पूरी प्रोसेस रिपीट करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल कंसिडर कि क्या है. अंडरस्टूड? यस मैम. असेसमेंट वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड इन चैप्टर 63. इंटरवेंशंस क्या करोगे पूरे पेरीनेटल में? सो फर्स्ट इज प्रीनेटल. प्रीनेटल में क्या करना है? जो इन्वेजिव प्रोसीजर है उसको हमें अवॉइड करना है, जैसे कि एमनियोसेंटेसिस मींस के फीटल स्काल्प जो सैंपलिंग लेते हैं वो सब प्रोसीजर हमें अवॉइड करना है. यस. पीवी एग्जामिनेशन पीवी एग्जामिनेशन भी अवॉइड करना है, अवॉइड करना है. नहीं करना है. ये फीमेल को अपॉर्चुनिस्टिक होने के रिस्क ज्यादा है तो वो हमें ध्यान रखना है. ऐसे मेजर्स लेना है कि उसको इन्फेक्शन ना हो. सो ये फीमेल पर आप क्या चीज इम्प्लीमेंट कर सकते हो? न्यूट्रोपेनिक प्रिकॉशन इम्प्लीमेंट कर सकते हो? यस और नो? ओल्ड स्टूडेंट्स यस. कर शकाय. हाँ, तो न्यूट्रोपेनिक प्रिकॉशंस अगर क्वेश्चन में ये दोनों मिक्स करके पूछे कि अ फीमेल हु इज एचआईवी पॉजिटिव, शी इज प्रेग्नेंट, हॉस्पिटलाइज्ड एंड देयर इज अ हाई रिस्क ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, व्हिच न्यूट्रोपेनिक प्रिकॉशन यू विल टेक? तो आपको पता होना चाहिए कि यस वी कैन टेक न्यूट्रोपेनिक प्रिकॉशन, वी हैव टू सेव द फीमेल कि उसको इन्फेक्शन ना हो. सो वो भी हम कर सकते हैं. सो ऐसे कंबाइन करके भी आपको पूछ सकते हैं. इंट्रापार्टम पीरियड में क्या करोगे? કોઈ બી ઇન્ટરનલ એક્ઝામિનેશન અવોઇડ કરવાના, એક્સટર્નલ જ કરવાના મોસ્ટલી. ओके, सो एक्सटर्नल फीटल मॉनिटरिंग करना है, इंटरनल फीटल मॉनिटरिंग नहीं करना है. देन ઓક્સિટોસિન એડમિનિસ્ટ્રેશન અવોઇડ કરવાનો, then પછી એપિઝિયોટોમી અવોઇડ કરવાનો. yes, the rational
કેમ કે ઓક્સિટોસિન થી કોન્ટ્રાક્શન ઇન્ડ્યુસ यस, एंड देयर इज अ हाई रिस्क ऑफ वजाइनल टीयर्स। हाँ, और हमें वजाइनल टीयर्स होगा तो भी ब्लीडिंग होगा। एंड ज्यादा ऑक्सीटोसिन दे दोगे तो बेबी बहुत फोर्स करेगा निकलने के लिए, एंड वी हैव टू गिव द एपिजियोटोमी। सो अगेन देयर इज अ हाई रिस्क ऑफ ब्लड कांटेक्ट टू द फीटस। तो ये सब हमें अवॉइड करना है, एपिजियोटोमी एंड ऑक्सीटोसिन अवॉइड करना है। देन आफ्टर बर्थ ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड જેટલું બને એટલું ઓછું કોન્ટેક્ટમાં આવવા દેવાનું। यस, सो इमीडिएटली हमें बेबी को बात बात करवाना हो, यस, क्लीन कर देना है। देन आफ्टर दैट जो भी आपको प्रोसीजर करनी है, ब्लड टेस्ट करना है, जो भी करना है वो बाद में करोगे, पहले उसको कंप्लीटली क्लीन कर दोगे। अगर मदर को लाइक ऑब्वियसली शी इज इन लेबर, तो एमनियोटिक फ्लूइड ब्रेक हुआ है बेबी का, मदर को भी सिक्रीशंस होंगे, थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग होगा, तो वो भी चांसेस है कांटेक्ट में आने के लिए। तो वो आप क्या कर सकते हो, फ्लूइड ये एब्जॉर्बेंट पैड हम यूज कर सकते हैं कि जिसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ फ्लूइड और ब्लड एब्जॉर्ब हो जाए, तो बेबी को उतना कांटेक्ट ना हो। ओके, देन हमें हमें पता है कि ड्यूरिंग इंट्रापार्टम हम मदर को भी जीरो व्यूरिन देते हैं, एंड आफ्टर बर्थ बेबी को एंड मदर को दोनों को जीरो व्यूरिन तो लेना ही पड़ेगा। पोस्टपार्टम में आप क्या करोगे, મોનિટર આઇસોલેટ સાઈડ કરી દેવાનું મધરને। यस, आइसोलेट क्यों, मदर को दूसरे लोगों को रिस्क है। મધરને नहीं બીજા मदर को લોકોથી रिस्क હોય। यस, तो प्रोटेक्टिव आइसोलेशन करना है। आइसोलेशन हम कब करते हैं कि जब दूसरों को रिस्क हो, तब उस पेशेंट को आइसोलेट करते हैं, लाइक कोविड में जो आइसोलेशन करते थे वो। बट इसको हम प्रोटेक्टिव आइसोलेशन देंगे, इसको बचाना है दूसरों से। सो प्रोटेक्टिव आइसोलेशन करेंगे मदर का। देन બ્રેસ્ટ ફીડિંગ કરાઈ શકાય બટ એ PHCP નું પ્રિસ્ક્રિપ્શન નીડેડ છે। यस, ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हैं, बट कब करवा सकते हैं, द कंडीशन इज ART ચાલુ થઈ ગયું। हाँ, मदर इज हाई लाइक केयरफुली एंड कंप्लीटली रिसीविंग द आर्ट थेरापी, आर्ट ले रही है तब। बट फिर भी डॉक्टर्स ऐसा रेकमेंड करते हैं कि नहीं कराओ तो ज्यादा अच्छा है। बट अगेन वी हैव टू फॉलो द PHCP's रिकमेंडेशन। अगर वो बोले करवाना है तो वी कैन अलाउ द फीमेल, अगर वो ना बोले तो नहीं। देन ફર્સ્ટ 24 અવર બેબીને NICU માં રાખવાનું ટુ हाँ, ઇનિશિયલ ટ્રીટમેન્ટ। ट्रीटमेंट्स के लिए फिर लेबोरेटरी स्टडीज जो भी करनी है उसके लिए हम उसको फर्स्ट 24 आवर्स ICU में रखते हैं। ओके, देन न्यूबॉर्न की केयर हम चैप्टर 28 में देखेंगे। नेक्स्ट हमने देखा हाइडेटिडी फॉर्म मोल, व्हाट इज दिस। abnormal formation of trophoblast, यस, it जो may be ट्रोफो non-malignant and malignant। यस, जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है, ऊपर का लेयर जिसमें से एमनियन एंड कोरियन बनता है स्पेसिफिकली, सो वो एबनॉर्मल ग्रो होना स्टार्ट हो गया है, और उस एकदम ग्रेव लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है उसमें। एंड समटाइम्स इट मे बी नॉन मैलिग्नेंट, और वो मैलिग्नेंट में भी कन्वर्ट हो सकता है। अगर मैलिग्नेंट हो जाएगा तो कोरियन है उसका ही कैंसर हो जाएगा, तो उसको कोरियोकार्सिनोमा हम बोलेंगे। आपको कैसे पता चलेगा कि फीमेल इज हैविंग हेरिडिटरी फॉर्म मोल। Till heart detect नहीं થાય, ओके, vaginal bleeding જોવા મળશે। यस, હાઇપરેમેસિસ हाइपरेमेसिस देखने को मिलेगा, बिकॉज ज्यादा HCG हार्मोन है। HCG हार्मोन की वजह से नोजिया वॉमिटिंग होता है, बट ये HCG भी ज्यादा है ड्यू टू हाइडेटिडी फॉर्म मोल, तो हाइपरेमेसिस देखने को मिलेगा। देन 20 वीक पहला प्री एक्लेम्सिया જોવા મળી છે। हाँ, यूजुअली प्री एक्लेम्पसिया कब होता है, आफ्टर After 20 वीक। आफ्टर 20 वीक। बट ये फीमेल में बिफोर 20 वीक्स प्री एक्लेम्पसिया के साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। देन फंडल हाइट ग्रेटर देन जेस्टेशनल डेट। जेस्टेशनल एज से ज्यादा होगी फंडल हाइट। HCG elevate થશે। यस, बहुत ज्यादा एलिवेट हो जाएगा HCG, दैट इज मोर देन 1 lakh। यस 1 लाख मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml से भी ज्यादा होगा। एंड यूएसजी No करोगे, storm pattern। फीटस नहीं दिखेगा यूएसजी में, यूएसजी में फीटस की जगह स्नोस्टॉर्म पैटर्न दिखेगी। देन इंटरवेंशंस क्या करोगे, वी कैन कीप दिस, No। नो, निकाल दो। रिमूव दैट, हमें उसको रिमूव ही करना है। सो देर इज दिस इज द ओनली ऑप्शन, इसमें कुछ और ऑप्शन नहीं है कि मेडिसिन दे के आप
ट्रीट करो कि देयर इज नो एनी अदर ऑप्शन। जब भी आपको ऐसी कोई कंडीशन हो कि देयर इज अ चांस कि आप मेडिसिन दे सकते हो बिफोर सर्जरी, तो पहले वो ही देना है। ऑलवेज ये चीज याद रखनी है एंक्लेक्स में, लीस्ट इन्वेजिव फर्स्ट देन इन्वेजिव। सो मेडिकेशन से हो जाता है, तो अननेसेसरीली सर्जरी नहीं करनी है, बट इसमें देयर इज नो ऑप्शन, वी हैव टू ओनली परफॉर्म द सर्जरी। सो प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर यूट्राइन इवैक्यूएशन। बट वो सर्जरी से पहले आपको क्या करना होगा? डायग्नोस्टिक टेस्ट, मेटास्टेटिक है कि कार्सिनोमा। नहीं? मतलब वो मैलिग्नेंट हो गया है या नहीं, वो हमें चेक करना है। कैंसर नॉन मैलिग्नेंट है या मैलिग्नेंट है। फिर हमने इवैक्यूएशन कर लिया, D&E करके वैक्यूम से पूरा निकाल दिया, फिर ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्टर करना, ऑक्सीटोसिन देना होगा। क्यों? कॉन्ट्रैक्ट द यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट, इवैक्यूएशन। यस। अभी हमने ये इवैक्यूएट किया है, तो देयर इज अ रिस्क ऑफ, देयर इज अ रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन एंड हेमरेज। हेमरेज, यस, ब्लीडिंग का। सो हमें वो मॉनिटर करना है कि हो ना जाए। फिर वो जो भी आपने टिश्यूज निकाले हैं सर्जरी के वक्त, उसको लेबोरेटरी में भेजेंगे फॉर द स्टडीज कि क्या है, कैसे चेंजेस है उसके लिए। फिर क्या, नाउ ये सर्जरी खत्म हो गई तो हमारा काम खत्म हो गया? नो, नो। क्या करेंगे? एचसीजी HCG लेवल लेवल 1 चेक। to 2 वीक उन्हें चेक करतू रहવાનું। एवरी और 1 to जहाँ 2 दिन वीक मदर को बुलाना है HCG लेवल चेक करने के लिए। कब तक? प्रेग्नेंसी स्टेट पे लाया तूने नॉर्मल आई है ત્યાં સુધી। हाँ, अभी नॉर्मल आ गया, फिर 1 1 ईयर ईयर इन तक दी 1 to फॉलो 2 अप के मंथ के लिए। गैप पे बोला हुआ। हाँ, एवरी 1 to 2 मंथ्स मदर को बुलाना है फॉर 1 ईयर, कि 1 ईयर तक भी वैसा ही रह रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, बिकॉज देयर माइट बी चांसेस कि वो कैंसीरियस हो गया हो एंड अंदर कुछ चेंजेस हो जाए। तो इसके लिए 1 ईयर तक उसको फिर से, भले नॉर्मल हो गया था, प्री प्रेग्नेंट स्टेट में आ गया था, फिर भी उसको 1 ईयर तक 1 to 2 मंथ बुलाना है। पेरेंट्स को क्या इंस्ट्रक्शन दोगे आप कपल को? 1 ईयर इन दी टेक प्रेगनेंसी कंट्रोल कंसीव मेजर नहीं टू करवाना। हाँ, दे हैव टू गिव देयर बेस्ट कि कंसीव ना हो जाए, प्रेग्नेंट नहीं होना है 1 ईयर तक, तो प्रिवेंट ही करनी है प्रेगनेंसी। सो इफेक्टिव बर्थ कंट्रोल मेजर यूज करना है। नेक्स्ट कंडीशन हमने देखी, हाइपरेमेसिस ग्रेविडियम। व्हाट इज दिस? vomiting during first time. यस, एक्सेसिव वॉमिटिंग ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, और उसकी वजह से क्या होगा? Dehydration and न्यूट्रिशन फूड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। हाँ, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है। आपको कैसे पता चलेगा कि मदर इज हैविंग हाइपरेमेसिस ग्रेविडियम, नॉट नॉर्मल नॉजिया एंड वॉमिटिंग? persistent vomiting. परसिस्टेंट वोमिटिंग थी। हाँ, परसिस्टेंट वॉमिटिंग होगी। एंड ऐसा नहीं कि सिर्फ मॉर्निंग में तो है प्रोनाउंस, बट इट में आखा दिवस में था। इट में ऑल्सो अकर्स ड्यूरिंग द ऑल टाइम्स ऑफ डे, पूरे दिन में भी कभी भी हो सकता है। देन वेट Dehydration. लॉस होगा, हाँ, वेट लॉस हो जाएगा। कि Dehydration. डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा। फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। यस, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा। फिर आप यूरिन एनालिसिस करोगे तो उसमें क्या मिलेगा आपको? कीटोन। कीटोन्स मिलेंगे। यस, कीटोन। दैट इज आल्सो एन असेसमेंट फाइंडिंग। आप यूरिन असेस कर सकते हो कि अगर मदर ज्यादा डिहाइड्रेटेड होगी तो यूरिन में भी कीटोन्स होंगे। यूरिन आउटपुट कैसा होगा? ओलिगुरिया। यस, ओलिग्यूरिया भी होगा। तो यहाँ पर सिंपली एक ब्रीफ आइडिया दे दी है कि साइन ऑफ डिहाइड्रेशन। नाउ यू हैव टू रिमेम्बर कि अगर मदर डिहाइड्रेटेड हो जाती है तो क्या क्या साइंस होंगे, स्किन पर क्या चेंजेस होंगे, यूरिन आउटपुट कैसा होगा, सोडियम लेवल कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट, पोटेशियम भी इम्बैलेंस होता है ड्यू टू वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन की वजह से सोडियम भी इम्बैलेंस होता है। तो ये सब चीजें यू हैव टू कनेक्ट एवरीथिंग। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड कि डिहाइड्रेशन हो जाएगा, हाइपोवोलेमिया हो जाता है तो क्या साइंस होते हैं। तो वो जो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट हमने पढ़ा था, FON, ये यहाँ पर भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो दिस आर द असेसमेंट फाइंडिंग। इंटरवेंशंस क्या करोगे आप? वो जो हमने डिस्कम्फर्ट में नॉर्मल मेजर्स थे, वो उससे काम बन जाएगा? नहीं बना मैम थी। बिकॉज इट इज सीवियर, सो हमें ऑब्वियसली वी हैव टू एडमिनिस्टर द मेडिकेशन जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है। एंड अलोंग विद दैट आपको क्या शायद जरूरत पड़ सकती है?
parental IV fluids इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट। ये चीज, तीनों चीजों की जरूरत पड़ेगी। फिर आप क्या मॉनिटर करोगे मदर में? vital signs, वेट, यूरिन आउटपुट, चलेगा। यस, इनटेक आउटपुट, वेट एंड कैलोरी काउंट, वाइटल साइंस, ये सब चेक करना है। देन लेबोरेटरी स्टडीज करोगे आप कि इलेक्ट्रोलाइट कौन से इम्बैलेंस है, कितना इम्बैलेंस है। यूरिन चेक करोगे आप कि वेदर क्रीटोन इज प्रेजेंट और नॉट। अभी मदर को न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है तो देयर माइट बी चांसेस कि बेबी को भी ना मिले। तो बेबी की वेलबींग आप कैसे चेक कर सकते हो? फीटल हार्ट रेट देना पड़े, यूएसजी करे देना, ग्रोथ नहीं सके, नहीं नॉर्मल एक खबर पड़ा। हाँ, यस। देन उसके बाद Advice to small eat portion. small portion of food. यस, हमें उसको बोलना है कि लार्ज मील मत लो, स्मॉल स्मॉल मील्स लो पूरे दिन में। और वो भी कैसी मील्स लेनी है? लो फैट और इजीली डाइजेस्टेबल, कार्बोहाइड्रेट ઓછા હોય એવું, રાઈસ ને એવું બધું, પાસ્તા। सिंपल कार्बोहाइड्रेट, जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम हो वैसा नहीं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेना है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स टेक्स टाइम फॉर डाइजेशन। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स वाला लेना है जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। तो लाइक सीरियल्स, राइस, पास्ता, दिस आर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, वो लेना है। देन व्हाट अबाउट फ्लूइड्स? Between मिल meals, मिलना not at વચ્ચે the meal. લેવાનું। यस, दो मील्स के बीच में लेना है, नॉट एट द मील्स। मील्स के वक्त नहीं लेना है, बिकॉज पानी ज्यादा पी लोगे खाते खाते तो डिस्टेंड हो जाएगा स्टमक एंड देयर माइट बी चांसेस कि वॉमिटिंग ट्रिगर हो जाए। एंड मदर को दूसरी क्या एडवाइस करोगे आप? sit upright સીટ કર્યા after પર 30 મિનિટ સુધી सीट राइट पोजीशन में બેસવાનું। हाँ, मतलब इन शॉर्ट खाकर सीधा सो नहीं जाना है, अपराइट पोजीशन में रहना है, बैठना है एटलीस्ट फॉर 30 मिनट्स। देन नेक्स्ट हमने देखा हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स ऑफ प्रेगनेंसी। सो कितने हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स हमने देखे थे? मेनली 4 होते हैं। ओके, विच आर दे? preeclampsia, प्री एक्लेम्सिया, देन gestational hypertension, यस, क्रोनिक हाइपरटेंशन विथ सुपरमिन प्री एक्लेम्सिया, सुपर इम्पोज प्री एक्लेम्पिया, यस, एंड Gestational gestational hypertension. hypertension, chronic pre-existing hypertension was remaining. Okay, what do you mean by pre-eclampsia? the pre-pregnancy pre statement હોય Okay, એની gestational age after 20 week of pregnancy yes, and and proteinuria is also present. yes, proteinuria आपको देखने को मिलेगा। What do you mean by chronic pre-existing hypertension? वो प्री प्रेगनेंसी भी देखने को मिलता है, हाँ जस्ट लेस देन 20 वीक जेस्टेशनल एज में देखने को मिलता है और उसमें प्रोटीनूरिया नहीं देखने को मिलता। हाँ, there might not be presence of proteinuria. What do you understand by chronic hypertension with superimposed preeclampsia? પ્રી પ્રેગ્નન્સીમાં 20 વીક પહેલા બી જોવા મળે અને એમાં પ્રોટીનુરિયા બી હોય, Yes, સૌથી ડેન્જરસ। yes, and gestational hypertension? वो પ્રી प्री પ્રેગ્નન્સી प्रेगनेंसी સ્ટેટમાં स्टेज ના में હોય, नहीं એમાં देखने को પ્રોટીનુરિયા બી मिलते ના હોય। Yes, and it is and seen greater than 20 वीक। yes after 20 weeks of pregnancy। yes, so this is the main difference, क्यों ये सब एक दूसरे से अलग है। Now I am going to ask you about the types of hypertension. Let me give the answers. If the person is having blood pressure 135 by 85, so इसको हम क्या बोलेंगे? Stage 1. સ્ટેજ 1 હાઇપરટેન્શન, Okay, then 139 by 80. Stage 1. This one. Okay, 120 by 80. એલિવેટેડ, एलिवेटेड, Normal. normal Normal. Elevated. normal એલિવેટેડ, एलिवेटेड होगा या नॉर्मल होगा? Normal. normal હશે नॉर्मल इज लेस देन 120। 120 से 129 एंड 80 है तो उसको हम एलिवेटेड कंसिडर करेंगे। 119 बाय 79 तक है सो दैट इज नॉर्मल। नॉर्मली आइडियली ब्लड प्रेशर हम अब तक बोलते थे कि 120
by 80 that is normal, but normally ideally उससे कम होता है. 120 by 80 persistent किसी का आ रहा है, so there is a risk कि उसको elevated है. धीरे धीरे उसका बीपी इंक्रीज होता रहेगा. So remember this thing, normal is always less than 120 by 80. Okay, then 125 by 80, so that is again elevated. elevate. Yes. If it is 142 by 90, Stage Stage 2. 2. stage 2, and it is 185 by 120. 182. Chronic. No. Hypertensive crisis. Crisis. Crisis, yes. So chronic hypertension का मतलब क्या? એ before pregnancy, beyond pregnancy માં બી જોવા મળે. हाँ, बिफोर प्रेगनेंसी भी मदर को ब्लड प्रेशर एलिवेटेड था, सो इसमें से था, ज्यादा ब्लड प्रेशर था, नॉट द नॉर्मल. सो बिफोर प्रेगनेंसी उसका ब्लड प्रेशर एलिवेटेड था, एंड आफ्टर प्रेगनेंसी जब प्रेग्नेंट थी तब भी देखने को मिला, बट कब देखने को मिला? व्हाट इज द जेस्टेशनल एज? Before 20. 20 weeks. बिफोर 20 वीक्स आपको देखने को मिल गया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो दैट इज क्रोनिक हाइपरटेंशन. जेस्टेशनल हाइपरटेंशन यू हैव ऑलरेडी सेड कि बिफोर प्रेगनेंसी नहीं था, एंड आफ्टर प्रेगनेंसी हमें देखने को मिलता है, एंड वो धीरे धीरे लाइक चाइल्ड बर्थ के बाद चला जाता है, बट स्टिल देयर इज अ रिस्क. वो भले चला गया, प्रेगनेंसी ओवर हो गई तो वो चला गया, बट वो फीमेल को रिस्क है कि लेटर ऑन लाइफ में उसको हाइपरटेंशन हो गया, एंड इसमें प्रोटीन्यूरिया नहीं देखने को मिलेगा. प्री एक्लेम्शिया इट अकर्स आफ्टर 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, पहले नहीं था, बाद में भी वो रिजॉल्व हो सकता है, एंड लाइक पोस्टपार्टम के बाद वो धीरे धीरे रिजॉल्व हो सकता है. देयर माइट बी चांसेस, और उसको भी फ्यूचर में रिस्क है. व्हाट इज एक्लेम्शिया? Seizure during pregnancy due to high blood pressure. हाँ, ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी में अगर सीजर्स आ जाए तो उसको एक्लेम्शिया बोलेंगे. सो इट इज इन अ सीक्वेंस. अगर कोई फीमेल को जेस्टेशनल हाइपरटेंशन है और वो ज्यादा हो गया, सीवियर हो गया, तो उसकी वजह से प्री एक्लेम्शिया हो गया. जेस्टेशनल हाइपरटेंशन में देयर वाज नॉट प्रोटीन्यूरिया, प्री एक्लेम्शिया में प्रोटीन्यूरिया होगा. दिस इंडिकेट्स कि इट इज वर्सनिंग. प्रोटीन्यूरिया ज्यादा होगा, इसका मतलब कि ब्लड, किडनीज एंड लीवर डैमेज हो रहे हैं. दो इट इज नॉट अ रिलायबल फैक्टर, बट वो इंडिकेट तो कर रहा है ना कि हाँ लीवर और किडनीज डैमेज हो रहे हैं. सो अगर सीवियर हो जाएगा तो प्री एक्लेम्शिया होगा, प्री एक्लेम्शिया भी सीवियर हो जाएगा तो इट विल कन्वर्ट इनटू एक्लेम्शिया. सो दिस इज द सीक्वेंस. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes, ओके. ma'am. ओके, फिर हमने देखा हेल्प सिंड्रोम. टेल मी अबाउट दिस. Pre-eclampsia માં જોવા મળે. ओके, और सीवियर फॉर्म में देखने को मिलेगा कि अभी स्टार्टिंग में ही देखने को मिल जाएगा? Severe form માં. जब हेल्प सिंड्रोम देखने को मिले तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अभी प्री एक्लेम्शिया है, वो वर्स्ट फॉर्म में चला गया है, सीवियर हो गया है. एंड व्हाट इज हेल्प सिंड्रोम? हेल्प का मतलब क्या? Hemolysis, Hemolysis, elevated liver elevated liver enzyme, and low platelet count. यस, hemolysis, elevated liver enzyme and low platelet count. hemolysis मतलब Breakdown of RBC. vomiting. breakdown of, not hematemesis, hemolysis, breakdown of RBC. RBC. Not hematemesis. Don't get confused in these two terminologies. hemolysis मतलब breakdown of RBCs. RBCs destroy हो रहे हैं. एलिवेटेड लीवर एंजाइम मतलब लीवर पर इंजरी हुई है तो उसकी वजह से जो एंजाइम्स है, विच एंजाइम्स? AST and ALT. AST. यस, AST एंड ALT, दैट इज SGPT SGOT जो हम अब तक यूज कर रहे थे वो, बट द नेम इज AST एंड ALT. वो एलिवेट हो जाते हैं, विच इंडिकेट्स कि लीवर डैमेज हो गया है. एंड लो प्लेटलेट काउंट, सो एबनॉर्मल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है. लीवर के अंदर भी इंटरनली लीवर भी ब्लीड करना स्टार्ट कर देता है, और लीवर ब्लीड करना स्टार्ट कर देगा तो उसको चेस्ट एंड एब्डोमिनल पेन होगा. अगर आपको पता चले कि पेशेंट इज हैविंग हेल्प सिंड्रोम, सो दैट इज Emergency condition. yes, emergency condition. You have to take interventions right now because it is a fatal. उससे पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, एंड उससे लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम्स भी हो सकता है फीमेल को. हाउ यू विल आइडेंटिफाई कि पेशेंट को प्री एक्लेम्शिया है? सो हमने एक असेसमेंट टेबल देखा था. व्हाट दो डिफरेंस में देखा था. कौन से दो डिफरेंस थे? With severe and without severe.
Yes, with severe preeclampsia and without severe. So less severe and more severe preeclampsia. हमने पैरामीटर्स देखे थे. फर्स्ट था हमने ब्लड प्रेशर देखा था. उसमें क्या चेंजेस होंगे? पहले विदाउट सीवियर वाला बोलो, देन उसके बाद सीवियर वाला बोलो. तो विदाउट सीवियर में क्या होगा? જે બ્લડ પ્રેશર છે મોર દેન 140/190. यस, एंड दो रीडिंग से कंसेक्यूटिव रीडिंग सेम आएंगे. एक बार लिया, फिर दूसरा लिया, वो भी ज्यादा आया, एंड दोनों के बीच में कितना आपने गैप रखा था? 4 4 hours. hours. 4 आवर्स की गैप रखी थी, फिर भी वो एलिवेटेड आया. तो हम डायग्नोस कर देंगे कि हाँ उसको प्री एक्लेम्पिया है, बट उतना सीवियर नहीं है. तो सीवियर वाले के लिए क्या क्राइटेरिया थे? More than persistent 160/110 ओके, वो भी and 4 hours. टू टाइम्स ज्यादा आया. 4 आवर्स का गैप रखा था, और उसमें भी फीमेल bed rest. Bed हाँ बेड रेस्ट पर थी, फिर भी उतना ज्यादा आ रहा है. सेकेंड, प्रोटीन यूरिया. दो इट इज नो लॉन्गर यूज एज डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, बट प्रोटीन यूरिया होता है. तो लेस सीवियर में कितना होगा? 0.3 gram in 24 hours. हाँ, और वो याद ना रहे तो हम प्लस वाली कैटेगरी से याद रख सकते. +1 होगा या उससे थोड़ा कम होगा. बट सीवियरिटी वाला में क्या होगा? सीवियर हो जाएगा तो प्रोटीन यूरिया भी 3 होगा. हाँ ज्यादा होगा. मोर देन या फिर इक्वल टू +3 होगा. रिफ्लेक्सेस Maybe normal. और Hyperreflexia in severe cases. यस, नॉर्मल हो सकते हैं इन विदाउट सीवियर, और विद सीवियर में हाइपर रिफ्लेक्सेस हाइपर हो जाएंगे. चेंजेस इन मेंटेशन मतलब मेंटल स्टेटस चेंजेस. Transient or absent. यस, मतलब ट्रांजिएंट मतलब मतलब Yes. चेंज होगा नहीं होगा ऐसा. टेम्पररी. यस, अगर है तो थोड़ी देर के लिए होगा, फिर नॉर्मल भी हो जाएगा, या फिर कुछ हो ही नहीं, मेंटल स्टेटस चेंजेस कुछ भी ना हो, दैट इज कंप्लीटली एब्सेंट. एंड सीवियर में प्रेजेंट होगा. Maybe present. यस, प्लासेंटल परफ्यूजन Reduce. समवॉट रिड्यूस. जरूरी नहीं कि रिड्यूस होगा, बट देयर माइट बी चांसेस, तो थोड़ा बहुत रिड्यूस हो सकता है. बट विद सीवियर एकदम Decrease डिक्रीज कर with दे. decrease FHR. डेफिनेटली सीवियर प्री एक्लेम्पिया में ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड जो परफ्यूजन है प्लासेंटा में जाने वाला ब्लड, वो डेफिनेटली कम हो जाएगा. सो बेबी को ही ब्लड नहीं मिलेगा, सो फीटल हार्ट रेट में भी चेंजेस होंगे. अगर फीमेल को सीवियर प्री एक्लेम्पिया हो जाता है, सो वी कैन नॉट वेट कि हाँ अभी 9 मंथ तक हम नहीं खींच सकते. अगर हम खींचेंगे 9 मंथ तक, सो देयर माइट बी चांसेस कि बेबी को अच्छे से ब्लड सप्लाई ना मिले और बेबी की डेथ हो जाए. सो जो भी पेशेंट को सीवियर प्री एक्लेम्पिया होता है, तो हम उसको वेट नहीं करते. प्री टर्म तो प्री टर्म उसको डिलीवर कर देते हैं बेबी को, और बाहर रख के उसको एनआईसीयू में शिफ्ट कर देंगे. बट वी कैन नॉट टेक चांस कि वो मदर की वूम में सेफ रहेगा. क्रिएटिनिन सीरम, क्रिएटिनिन कैसा होगा? नॉर्मल है जो है पहला मत. हाँ, एंड सीवियर થઈ ગયો હોય તો એકદમ વધી એલિવેટ થઈ જાય. हाँ, दिस इंडिकेट्स कि किडनी में प्रॉब्लम हो रहा है. प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो कितना होगा? More than 0.3 mg/kg. यस, इन बोथ ऑफ द केसेस प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो ज्यादा होगा. प्लेटलेट Maybe પેલામાં decrease. ડિક્રીઝ થાય બી ખરા ના બી થાય. અને हाँ પેલામાં તો એકદમ સિવિયર 1 લાખ જેટલા ડાઉન. हाँ, लेस देन 1 लाख. सो उसमें तो डाउन होगा ही बिकॉज ऑफ हेल्प सिंड्रोम. लीवर एंजाइम्स લીવર એન્ડ પેલામાં નોર્મલ હોય, પેલામાં એ એકદમ બહુ વધી જાય. यस, नॉर्मल होंगे या फिर मिनिमल इंक्रीज हुआ होगा, बहुत माइनर इंक्रीज हुआ होगा. बट इन सीवियर दे आर कंप्लीटली डबल या फिर बहुत ज्यादा होंगे. सो कंप्लीटली एलिवेट हो जाएंगे. यूरिक एसिड नॉर्मल होगा और सीवियर में वो बढ़ जाएगा. मोर देन 5.5. यस, 5.5. यूरिन પેલામાં आउटपुट નોર્મલ नॉर्मल અને होगा. સિવિયરમાં ઓલિગો. सीवियर में ओलिगोयूरिया. एंड कभी कभार तो
Less than 500. लेस हाँ, देन पूरे दिन 500 में ml. 500 यूरिन भी नहीं आता है, लेस देन 500 होगा. सो हेडेक कैसा होगा? પેલામાં ના થાય પણ પેલામાં તો થાય જ. हाँ, एंड इट मे बी परसिस्टेंट, कंटिन्यूअस होगा. देन पेन, एपिगैस्ट्रिक पेन और राइट क्वाड्रेंट पेन जो बैक तक जा रहा है, नोजिया, वॉमिटिंग, वो सब कैसा होगा? एब्सेंट હા, हाँ, एंड પેલામાં પ્રેઝન્ટ કોઈ બી અગર ના પણ સીઝર ટાઈમે તો હોય જ. हाँ, नहीं ऐसा नहीं बोल रहे. इट मे बी प्रेजेंट एंड ऑफन प्रीसीड सीजर्स, मतलब પ્રેઝન્ટ वो, હશે અને સીઝર્સ બી આવી શકે એના કારણે. हाँ हाँ, उसकी वजह से इट प्रीसीड्स द सीजर. ऐसा नहीं कि सीजर की वक्त होगा, नो. वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. इट मे बी प्रेजेंट, उसमें तो है ही नहीं, लेस सीवियर में तो होगा ही नहीं, बट उसमें हो भी सकता है या ना भी हो. बट ये उसकी वजह से, ये जो हाई ब्लड प्रेशर है उसकी वजह से सीजर्स भी आ सकते हैं. इट मे ऑफन प्रीसीड टू सीजर. विजुअल डिस्टर्बेंसेस एब्सेंट या फिर या મિનિમલ. फिर मिनिमल. मिनिमल. और यस, सीवियर में तो कॉमन देखने को हाँ, मिलेगा. उसमें तो होगा ही. पल्मोनरी एडिमा, हार्ट फेलियर, साइनोसिस. એબસન્ટ હશે સિવિયરમાં, પ્રેઝન્ટ હશે મે બી. यस, एंड फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन. એટલે નોર્મલ नॉर्मल ગ્રોથ ग्रोथ હશે. होगा और सीवियर में ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा. हाँ, और अन्य, एम्नियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम में वो रिड्यूस देखने को मिलेगा. हाँ. Other assessment findings, what is the really important point that you have to remember? પ્રોટોનેરિયા છે, એક્લેમ્પસિયા, પ્રી એક્લેમ્પસિયા છે, એવું કમ્પ્લીટલી નહીં કરવું. तुमको તે હોય તો બી કિડની અને લીવરના ફંક્શન બહુ ડિસફંક્શન થઈ ગયા હોય ને તો બી પ્રોટીનુરિયા નહીં જોવા મળતું. Okay, yes. प्रोटीन्यूरिया होता है, वी अंडरस्टैंड दिस, बट इट इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर कि हम सिर्फ उस पर नहीं बैठ सकते, उस पर रिलाई नहीं कर सकते. बिकॉज समटाइम्स ऐसा होता है कि प्रोटीन्यूरिया उतना ज्यादा नहीं है, बट फिर भी किडनी और लीवर बहुत ज्यादा डैमेज हो गए हैं विदाउट साइंस ऑफ प्रोटीन्यूरिया. सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर. उस पर हम रिलाई नहीं कर सकते. इट इज अ डायग्नोस्टिक फाइंडिंग की होता है प्री एक्लेम्शिया में, बट उस पर हम रिलाई नहीं कर सकते कि प्रोटीन्यूरिया इतना है तो इतना डैमेज हुआ होगा, ऐसे हम रिलाई नहीं कर सकते. अदर देन दैट आपको क्या चीजें देखने को मिलेगी? persistent hypertension, यस, देन visual ओके, headache જોવા મળશે, nausea and vomiting, हम्म, सडन वेट गेन, ओके, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग. डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग ड्यू टू पल्मोनरी एडिमा. ओके, एनी डाउट टिल दिस? यहाँ पर किसी, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो ओके, मैम. नाउ स्टडी अबाउट रिस्क फैक्टर. क्यों फीमेल को प्री एक्लेम्शिया होने के चांसेस है? सारी फीमेल्स को हो ऐसा जरूरी नहीं है, बट जिसको भी हो रहा है, क्यों हो रहा है? व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स, किस जिसकी वजह से उसको प्री एक्लेम्शिया हो रहा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? सो प्रीवियस प्री एक्लेम्शिया और जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, प्रीवियस प्लासेंटल एब्रप्शन और फीटल डीमाइस. पहली बार जब वो प्रेग्नेंट हुई थी तब उसको प्री एक्लेम्शिया हुआ था या फिर सिर्फ जेस्टेशनल हाइपरटेंशन हुआ था? तो सेकेंड टाइम में हो सकता है, या फिर पहले उसको अब्रप्शियो प्लासेंटा हो गया या फिटल डीमाइस हो गया, फिटल की डेथ हो गई. सो दिस आर द रिस्क फैक्टर्स कि जिसको नेक्स्ट प्रेगनेंसी में होगा. वो प्राइमी ग्रेविडा है तब भी हो सकता है, बिकॉज उसकी बॉडी अभी यूज टू नहीं है ये सब चेंजेस की वजह से. तो प्राइमी ग्रेविडा हो तो उसको रिस्क है. फैमिली हिस्ट्री और फर्स्ट डिग्री रिलेटिव विथ प्री एक्लेम्शिया, यस, फैमिली हिस्ट्री में है. उसकी मम्मी को जब वो प्रेग्नेंट थी तब हुआ था, उसके नानी जब प्रेग्नेंट थे तब हुआ था. तो पूरी फैमिली हिस्ट्री में ही है कि जब भी वो प्रेग्नेंट होते हैं प्री एक्लेम्शिया होता है, तो उसको भी होगा. या फिर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, फर्स्ट डिग्री में मदर या सिस्टर होगी उसकी कि जो प्रेग्नेंट है तो उसको भी प्री एक्लेम्शिया हुआ था, तो उसको भी रिस्क है. देन दोज हु आर 40 इयर्स और ओल्डर, जिनकी एज, जो मदर प्रेग्नेंट है उसकी एज 40 इयर्स है या उससे ज्यादा है, तो उसको भी प्री एक्लेम्शिया का रिस्क है. अफ्रीकन अमेरिकन एथनिसिटी, यस, ये हमने पॉपुलेशन देखी थी कि जो अफ्रीकन अमेरिकन होते हैं उनमें ब्लड प्रेशर कॉमन होता है, दैट इज सो कॉमन.
तो अगर उसको उस पॉपुलिटी से बिलोंग करती है तो उसको भी रिस्क है। दोज हु आर कैरिंग मोर देन वन फीटस, यस, एक फीटस होता है, मल्टीपल मल्टीपल लाइक प्रेगनेंसी हो, मल्टीपल फीटस हो, सो एक फीटस की वजह से, उसके हॉर्मोन्स की वजह से इतना ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, तो सोचो दो फीटस होंगे तो कितना ज्यादा इंक्रीज होगा। सो ज्यादा, एक से ज्यादा फीटस हो तो उसको भी प्री एक्लेम्पशिया का रिस्क है। हिस्ट्री ऑफ क्रोनिक हाइपरटेंशन, किडनी डिजीज और बोथ, वो फीमेल को ऑलरेडी हाइपरटेंशन की हिस्ट्री है या फिर उसको कुछ किडनी डिजीज है या फिर दोनों है, तो ऑब्वियसली उसको ब्लड प्रेशर एलिवेटेड रहेगा। Those who have medical conditions such as chronic hypertension, renal disease, connective tissue disease, diabetes, thrombophilia, lupus erythematosus, इसमें से कोई भी मेडिकल कंडीशन है तो भी पेशेंट को रिस्क है कि उसको प्री एक्लेम्पशिया हो सकता है। बीएमआई ग्रेटर देन 26, मतलब वो फीमेल ओबेस है, ओबेसिटी की वजह से भी हो सकता है। उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम मतलब मेटाबॉलिक सिंड्रोम मतलब मेटाबॉलिक सिंड्रोम में सब चीज, सिंड्रोम इट इज अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर, ग्लूकोज भी एलिवेटेड है, ब्लड प्रेशर भी एलिवेटेड है, कोलेस्ट्रॉल भी, बैड कोलेस्ट्रॉल भी एलिवेटेड है और मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया। सो ये सब मिलकर उसको बहुत सारी कंडीशंस करवा सकते हैं। इसको, ये फीमेल को डायबिटीज होगा, हाइपरटेंशन होगा, हाइपरलिपिडेमिया होगा या फिर कोलेस्ट्रोलेमिया होगा, मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो गया। सो बहुत सारी चीजें हो सकती है। सो मल्टी मेटाबॉलिक सिंड्रोम है उसको। मल्टीफिटल प्रेगनेंसी, इसमें ही हमने देखा कि एक से ज्यादा फीटस हो तो मल्टीफिटल प्रेगनेंसी में हो सकता है। हाइडेटिडी फॉर्म मोल हो, हाइड्रोप्स फीटालिस हो, अनएक्सप्लेन इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, दैट इज आईयूजीआर। हाइडेटिडी फॉर्म मोल हमने ऑलरेडी देख लिया कि क्या होता है। हाइड्रोप्स फीटालिस मतलब क्या, किसी को कोई आइडिया है? एनी गैसेस? पता है? फ्लूइड एक्यूमुलेशन था ये। हाँ, जो बेबी होता है उसके अंदर फ्लूइड भर जाता है, बोला पूरा बेबी फ्लूइड से बलून की तरह फूल जाता है। सो हाइड्रोप्स फीटालिस है, बेबी को है ऐसा तो भी मदर को रिस्क है। और पहले कभी आईयूजीआर हुआ था या फिर अभी जो बेबी है उसको पता नहीं सडनली क्यों हुआ पता नहीं, बट उसका ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट हो गया, आईयूजीआर हो गया, रिटार्डेशन हो गया या रेस्ट्रिक्ट हो गया, तो उसकी वजह से भी रिस्क है। Those who had IUGR as a newborn, yes, वो जब पैदा हुए थे एज अ न्यूबॉर्न तब उनको भी आईयूजीआर था। जो मदर जब वो बॉर्न हुई थी तब उसका भी ग्रोथ अच्छे से नहीं हुआ था, रिटार्डेड थी, तो उसको भी चांसेस है कि जब वो प्रेग्नेंट होगी तब प्रॉब्लम होगा। दोज हु हैड अ आईवीएफ, यस, अभी कोई मदर ने आईवीएफ करवाया है तो वो आईवीएफ वाली मदर को प्री एक्लेम्पशिया के रिस्क ज्यादा है। अंडरस्टूड अबाउट द रिस्क फैक्टर्स? कितनी फीमेल्स को रिस्क है कि उनको प्री एक्लेम्पशिया हो सकता है? Okay. Next, complications of hypertension and gestational hypertensive disorders. रिस्क फैक्टर स्टडी कर ली अभी, शायद चलो मदर को है, कोई भी हाइपरटेंशन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या जो भी हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स थे जेस्टेशनल के, उसमें से कोई भी है, तो उससे कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे, क्या प्रॉब्लम होंगे? सो फर्स्ट इज अब्रप्शियो प्लासेंटा, व्हाट इज दैट? न्यू स्टूडेंट्स, मिस अक्षिता, व्हाट डू यू मीन बाय अब्रप्शियो प्लासेंटा? मैम एग्जैक्टली वही पता है। हाँ, जो भी आपको पता हो, आप क्या समझते हो? लाइक प्लाजेंटा अबनॉर्मलिटीज है। यस, उसमें प्लासेंटा टाइम से पहले सेपरेट हो जाता है, नॉर्मली ओके सेपरेट नहीं होना चाहिए, पहले ही सेपरेट हो जाता है यूट्रस से, तो प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा इज कॉल्ड एज अब्रप्शियो प्लासेंटा। डी डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथी, यस, अगर ज्यादा प्री एक्लेम्पशिया हाइपरटेंशन की वजह से डीआईसी भी हो सकता है। फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हो सकता है। प्री एक्लेम्पशिया एंड एक्लेम्पशिया भी हो सकता है, लाइक जेस्टेशनल हाइपरटेंशन है तो उसमें से प्री एक्लेम्पशिया होगा और उसमें से एक्लेम्पशिया भी हो सकता है।
इंट्राक्रेनियल हेमरेज, सेरेब्रल हेमरेज और इंफाक्शन भी हो सकता है मदर को। आपने देखा होगा कि अगर नॉर्मली भी ब्लड प्रेशर एलिवेट हो जाता है तो आपने देखा है ना कि पेशेंट्स को हेमरेज हो जाता है, ब्रेन हेमरेज। सो इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो सकता है मदर को, सेरेब्रल हेमरेज या इंफाक्शन हो सकता है। सब कैप्सुलर हिपैटिक हीमाटोमा हमने देखा था, हेल्प सिंड्रोम होता है। सो सब कैप्सुलर हिपैटिक हीमाटोमा मतलब क्या? हिपैटिक हीमाटोमा मतलब लीवर में कर्मा blood collect- ब्लड कलेक्शन। तो लीवर के ऊपर एक थीन लेयर होता है, कैप्सूल होती है जो लीवर को कवर करती है। सो हमने देखा था कि लीवर इंटरनली ही ब्लीड करना स्टार्ट कर देता है, तो वो कैप्सूल लीवर, और ये लीवर है, दिस इज द, ये लीवर है और उसके ऊपर एक कैप्सूल है, तो दोनों के बीच में हिमाटोमा, ब्लड कलेक्शन हो जाएगा। हेल्प सिंड्रोम हो सकता है, दैट इज हेमोलाइसिस, एलिवेटेड लीवर एंजाइम एंड ऑल। ओलिगोहाइड्रेमनियोस हो सकता है। व्हाट इज दिस ओलिगोहाइड्रेमनियोस, न्यू स्टूडेंट? ओलिगोहाइड्रेमनियोस मतलब क्या? जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो कम होगा। हाँ, एमनियोटिक फ्लूइड डिक्रीज हो जाता है। प्लासेंटल इनसफिशिएंसी देखने को मिलेगी, मतलब प्लासेंटा को अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा। द नीड फॉर प्री टर्म डिलीवरी और सीजेरियन डिलीवरी, यस। अगर मदर को ये सीवियर हो जाता है तो हमें उसको, वी कैन नॉट कीप द बेबी इन द मदर्स वूम बिकॉज इट इज नॉट अ सेफ प्लेस फॉर द बेबी राइट नाउ। तो हमें प्री टर्म डिलीवरी की नीड अराइज होगी एंड सीजेरियन डिलीवरी भी करवानी पड़ती है। बर्थिंग पेरेंट एंड और फीटल डेथ, दोनों लिखा है एंड और। सो बर्थिंग पेरेंट एंड फीटल डेथ, दोनों की डेथ हो सकती है या फिर बर्थिंग पेरेंट की और एल्स फीटल की, दोनों में से किसी एक की डेथ हो सकती है या दोनों की डेथ हो सकती है। सो अगर बहुत सीवियर हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम, ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है ड्यू टू द हाइपरटेंशन। नेक्स्ट इज इंटरवेंशन। नाउ हमने ऑल सब कुछ स्टडी कर लिया कि ये क्या है, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स, कॉम्प्लिकेशंस क्या है। नाउ इंटरवेंशन हम क्या करेंगे फॉर हाइपरटेंशन एंड प्री एक्लेम्शिया। सो क्लोज ब्लड प्रेशर एंड वेट मॉनिटरिंग थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। द क्लाइंट मे नीड टू बी टॉट हाउ टू टेक द ब्लड प्रेशर एट होम। जैसे हम शुगर मॉनिटरिंग करते थे, ऐसे ये पेशेंट का क्लोजली ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, वेट मॉनिटरिंग करना पड़ेगा पूरी प्रेगनेंसी में। पेशेंट को आपको सिखाना होगा कि घर पे आप ब्लड प्रेशर कैसे ले सकते हो, दिन में 2-3 बार उसको ब्लड प्रेशर लेना ही है, चेक करना है, रिकॉर्ड रखना है, एक पेपर में नोट डाउन करना है कि उसका ब्लड प्रेशर कितना रहता है। वीकली और ट्वाइस वीकली हेल्थ केयर विजिट may be necessary. Delivery may be recommended at 37 week of gestation. Earlier if the evidence of fetal distress, yes, उसको, उसकी हेल्थ केयर विजिट कब होगी? वीक में एक बार या वीक में 2 बार। सो वंस इन अ वीक और ट्वाइस इन अ वीक उसको बुलाना पड़ेगा प्रीनेटल विजिट के लिए। और नॉर्मली हम देखते हैं कि नॉर्मल हेल्दी फीमेल जो प्रेग्नेंट है, अगर उसको 37 वीक्स के बाद भी डिलीवरी होती है, लाइक 40 वीक्स पर भी होती है, तो दैट इज फाइन, नो नीड टू डिलीवर द बेबी, जब नेचुरली हो जाएगा तब ठीक है। बट ऐसी जो फीमेल है जिनको ऑलरेडी प्री एग्लेम्शिया या हाइपरटेंशन है, तो डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, 37 वीक पर तो करवा ही देते हैं। 37 वीक मतलब आइडियल है, 37 से पहले हम उसको प्री टर्म बोलते हैं, बट 37 को हम टर्म डिलीवरी बोलते हैं। सो दे डोंट वेट कि हाँ उससे ज्यादा ग्रोथ हो, नहीं चाहिए, 37 हो गया है सो चलो डिलीवर करवा देते हैं। बट अगर लगता है कि फीटल डिस्ट्रेस हो गया है, फीटल को प्रॉब्लम हो गया है, सो समटाइम्स 37 वीक्स पहले भी डिलीवरी करवानी पड़ती है। 37 के बाद तो वो लोग वेट ही नहीं करेंगे, 37 एक बार हो जाएंगे तो दे विल डिलीवर द बेबी। मॉनिटर फीटल एक्टिविटी, यस दैट इज सो इम्पोर्टेंट थिंग। मदर के ब्लड प्रेशर की वजह से देयर माइट बी चांसेस कि प्लासेंटल परफ्यूजन कम हो जाए, फीटल डिस्ट्रेस होगा। सो फीटल एक्टिविटी मॉनिटर करनी होगी, हमें क्लाइंट को सिखाना होगा कि किक काउंट कैसे परफॉर्म करना था। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड किक काउंट में क्या कर रही थी मदर, किक काउंट में क्या कर, 2 आवर में 10 किक થઈ હતી। मूवमेंट चेक हाँ 2 काउंट। घंटे तक मदर चेक करेगी और उसमें एटलीस्ट 10 किक्स तो फील होनी ही चाहिए, 10 से कम नहीं, 10 तो होनी ही चाहिए। तो आप मदर को सिखा सकते हो। एंड फीटल ग्रोथ अल्ट्रासाउंड में बी प्रिस्क्राइब, फीटल के ग्रोथ के लिए वो चेक करने के लिए आप अल्ट्रासाउंड कर सकते हो। सो उससे आपको पता चलेगा कि फीटस कैसा है।
Encourage frequent rest periods, instructing the client to lie on a lateral position for preeclampsia with severe features. The client may be hospitalized and bed rest may be prescribed. Client should be placed in a lateral position. Yes. मदर को बोलना है कि फ्रीक्वेंट रेस्ट करो, बिकॉज जितना चलोगे काम करोगे ब्लड प्रेशर एलिवेट होने के रिस्क ज्यादा है. सो मदर को बोलना है कि फ्रीक्वेंट रेस्ट पीरियड लो एंड लेटरल पोजीशन में ही सोना है, कभी भी सो, बिकॉज ऑलरेडी सुपाइन पोजीशन सोने से इंफीरियर वीना केवा कंप्रेस होगा. मदर ऑलरेडी हाइपरटेंसिव है, प्री एक्लेम्शिया वाली है, तो उसमें ऑलरेडी प्लासेंटल परफ्यूजन कम हो गया है. सीवियर वाला है तो ऑलरेडी प्लासेंटल परफ्यूजन कम हुआ है. सो वी कैन नॉट टेक चांस, उसको तो लेटरल पोजीशन में ही रहना है. अगर बहुत सीवियर हो जाता है तो हमें वो फीमेल को हॉस्पिटल एडमिट करना होगा, हॉस्पिटलाइज करना होगा, और हॉस्पिटल में अंडर अ क्लोज सुपरविजन उसको बेड रेस्ट पर रखना है लेटरल पोजीशन में. और जो हॉस्पिटलाइज फीमेल होगी उसका भी कार्डियक मॉनिटर हम अप्लाई कर देंगे और बेबी पर भी ईएफएम अप्लाई करना है. जब भी आपको लगता है कि अभी बहुत ज्यादा हो गया है फीटल डिस्ट्रेस तो उसकी डिलीवरी करवानी पड़ती है. सो ज्यादा सीवियर फीचर्स वाली फीमेल हो तो उसको हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ेगा. एडमिनिस्टर मेडिकेशंस एज प्रिस्क्राइब टू रिड्यूस द ब्लड प्रेशर. यस, प्री एक्लेम्शिया वाली मदर होती है वो ऑब्वियसली एंटी हाइपरटेंसिव लेती है टू कंट्रोल द ब्लड प्रेशर कि बेबी को प्रॉब्लम ना हो. ब्लड प्रेशर शुड नॉट बी रिड्यूस रैपिडली बिकॉज प्लासेंटल परफ्यूजन अगेन कैन बी कॉम्प्रोमाइज. ब्लड प्रेशर एलिवेट था, आप ट्रीटमेंट दे रहे हो, एंटी हाइपरटेंसिव मदर ले रही है, बट ऐसा नहीं कि आप तुरंत ही हाई डोज वाला इंजेक्शन दे दो कि ब्लड प्रेशर तुरंत ही ड्रॉप हो जाए. नो, हम तुरंत भी ड्रॉप नहीं कर सकते बिकॉज हाइपोटेंशन से अगेन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड परफ्यूजन कम हो सकता है, कॉम्प्रोमाइज हो सकता है. सो इतना याद रखना है कि ब्लड प्रेशर हमें कंट्रोल में रखना है, मेंटेन रखना है, बट सडनली आप रिड्यूस नहीं कर सकते. एंड द रैशनल इज प्लेजेंट परफ्यूम इज कॉम्प्रोमाइज है. हाँ, अगर सडनली आप कम कर दोगे, रैपिडली कम हो जाएगा तो अगेन प्लेसेंटल परफ्यूजन कॉम्प्रोमाइज हो सकता है. प्रोवाइड एडिक्वेट फ्लूइड्स, एडिक्वेट नॉट एक्सेस, एक्सेस की वजह से प्रॉब्लम होगा. सो एडिक्वेट फ्लूइड्स देने हैं उसको. मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट. The urinary output of 30 ml per hour indicates adequate renal perfusion. Yes, we already know कि ज्यादा प्रेशर की वजह से वाइटल ऑर्गन्स में ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं मिलेगा. सो अगर रीनल परफ्यूजन ही नहीं होगा अच्छे से, रीनल परफ्यूजन मतलब किडनीज को ही ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा अच्छे से, तो किडनीज काम कैसे करेगी. सो वी हैव टू मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट 30 ml पर आवर जितना तो होना ही चाहिए. अगर 30 ml पर आवर है तो भी वो क्या इंडिकेट करता है कि अच्छे से रीनल को ब्लड सप्लाई मिल रहा है. अगर 30 ml से कम हो जाएगा तो इट इंडिकेट्स कि अभी किडनीज को भी अच्छे से ब्लड नहीं मिल रहा है टू कैरी आउट द फंक्शंस. मॉनिटर न्यूरोलॉजिकल स्टेटस बिकॉज चेंजेस कैन इंडिकेट सेरेब्रल हाइपोक्सिया, इम्पेंडिंग सीजर्स. यस, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस मदर का कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना है बिकॉज अगर ब्रेन को सप्लाई नहीं मिला ब्लड सप्लाई, सेरेब्रल हाइपोक्सिया हो जाएगा. सेरेब्रल हाइपोक्सिया हो गया है तो कैसे पता चलेगा, मेंटल स्टेटस चेंजेस देखने को मिलेंगे. और सेरेब्रल हाइपोक्सिया की वजह से सीजर्स भी आ सकते हैं बिकॉज ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं मिला. सो अल्टीमेटली ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर सीजर्स आ सकते हैं. सो हमें वो सब मॉनिटर करना है, सीजर्स ना आए. सो ऐसी फीमेल्स में जिसको सीवियर प्री एक्लेम्शिया है उसमें आप कौन सा प्रिकॉशन लोगे. सीजर प्रिकॉशन. फॉर सीजर प्रिकॉशन, यस, दैट इज सो इम्पोर्टेंट. जिसको सीवियर प्री एक्लेम्शिया है उसमें सीजर प्रिकॉशन पहले से ही लेना है बिकॉज वी नो सीवियर है तो कभी भी एक्लेम्शिया हो सकता है उसको. सो सीजर्स कभी भी आएंगे. सो इनिशियली ही सीजर प्रिकॉशंस उसमें ले लेने हैं. ओके, अनदर थिंग, मॉनिटर डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस बिकॉज रिफ्लेक्सेस कैसे हो जाते थे सीवियर में, हाइपर हो जाते थे. यस, तो हमें डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस चेक करना है एंड फॉर द प्रेजेंस ऑफ हाइपर रिफ्लेक्सिया और क्लोनस. हाइपर रिफ्लेक्सिया है तो चेक करना है, एंड हाइपर रिफ्लेक्सिया में भी सीवियर हो जाएगा तो क्लोनस हो जाएगा, मतलब जर्की मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी जैसे सीजर्स में होता है. बिकॉज हाइपर रिफ्लेक्सिया इंडिकेट्स द इंक्रीज्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम इरिटेबिलिटी. हाइपर रिफ्लेक्सिया आपको देखने को मिलेगा तो वो क्या इंडिकेट करता है कि ब्रेन में सेंट्रल नर्वस सिस्टम बहुत इरिटेट हो गया है, उसको ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं मिल रहा है. लेट्स स्टडी अबाउट बॉक्स 23.5 कि कैसे चेक करने हैं रिफ्लेक्सेस
how to assess the reflexes. So first is bicep reflexes. Bicep reflexes कैसे चेक करना है? So can you see my hand? मुझे मेरा हाथ दिख रहा है? यस. तो बीइंग अ नर्स, यू आर अ नर्स एंड आपको हाथ से एल्बो सपोर्ट करनी है एंड थंब से यहाँ पर आपको थंब रख के प्रेस करना है. जो परकशन हैमर है, परकशन हैमर से आपके थंब पर कंप्रेस करना है. तो जैसे ही आप कंप्रेस करोगे नॉर्मल ऐसे हाथ ऊपर हो जाता है, बैंड हो जाता है हेल्दी इंडिविजुअल्स में. अगर वो एक्सेसिव है, लाइक बहुत ज्यादा फ्लेक्स हो रहा है और क्लोनस हो रहा है, हाइपर रिफ्लेक्स है, so indicates कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम इरिटेट हो गया है. सो बाइसेप रिफ्लेक्स ऐसे करना होता है. पोजीशन द थंब ओवर द क्लाइंट्स बाइसेप टेंडन. दिस इज द हैंड ऑफ अ पेशेंट. दिस इज द हैंड ऑफ अ पेशेंट. ऐसे हैंड है. दिस इज द हैंड ऑफ द पेशेंट. तो यहाँ पर आपको अपना थंब रखना है एंड जो आपके फिंगर्स है वो नीचे की साइड सपोर्ट करती रहेगी. सो पोजीशन द थंब ओवर क्लाइंट्स बाइसेप टेंडन, सपोर्टिंग द क्लाइंट्स एल्बो विद द पाम ऑफ द हैंड. आपके पाम से सपोर्ट करना है, ऊपर थंब रखना है. स्ट्राइक द डाउनवर्ड ब्लो ओवर द थंब विद द परकशन हैमर. आपके थंब के ऊपर ही परकशन हैमर से स्ट्राइक करना है. सो नॉर्मल रिस्पॉन्स कैसा आएगा? फ्लेक्शन ऑफ द आर्म एट द एल्बो. उसका हाथ ऐसे फ्लेक्स हो जाएगा. दिस इज द नॉर्मल रिस्पॉन्स. बट अगर ज्यादा लाइक ओवर में फ्लेक्स हो रहा है, देयर इज अ जर्की मूवमेंट, सो इट इंडिकेट्स कि देयर इज अ हाइपर रिफ्लेक्स. नेक्स्ट इज पटेलर रिफ्लेक्स चेकिंग. सो पटेलर रिफ्लेक्स कैसे चेक करोगे? पटेला इज लोकेटेड एट द नी. सो जो नी होता है, पेशेंट को क्या करना है आपको? यस, पेशेंट को ऐसे सिटिंग पोजीशन में बिठाना है. दिस इज द बेंच या जो भी है. सो पेशेंट ऐसे लेग्स ऐसे करके बैठेगा. ऐसे पेशेंट के लेग्स है डेंगलिंग पोजीशन में. सो ये जो पटेला होता है, यहाँ पर पटेला है, तो उसके नीचे जैसे ही पटेलर कैप्सूल वो खत्म होती है, नीचे आपको यहाँ पर जो परकशन हैमर होता है, ऐसा परकशन हैमर से यहाँ पर स्ट्राइक करना है. जैसे ही स्ट्राइक करोगे उसका लेग अपवर्ड हो जाएगा, ऐसे स्ट्रेट हो जाएगा. सो अगर नॉर्मल होता है सो इट इंडिकेट्स नॉर्मल रिफ्लेक्स. एबनॉर्मल होगा तो इट इंडिकेट्स हाइपर रिफ्लेक्स. या लेट्स स्टडी. पोजीशन द क्लाइंट विथ लेग्स डैंगलिंग ओवर द एज ऑफ द एग्जामिनिंग टेबल. उसको ऐसे बिठाना है, लेग्स डैंगल करके, लटका कर, और lying on the back with legs slightly flexed. एक ये पोजीशन में आप पटेलर रिफ्लेक्स चेक कर सकते हो. दूसरी पोजीशन क्या है? पेशेंट को ऐसे सुला देना है पेशेंट, और लेग ऐसे रखेगा पेशेंट, लेग्स ऐसे बेंड करके फ्लेक्स करके रखेगा, और यहाँ पर अगर आप स्ट्राइक करोगे तो अगेन ये लेग ऊपर हो जाएगा. सो दोनों पोजीशन में आप टेस्ट कर सकते हो, सिटिंग पोजीशन में और सुपाइन में लेग्स ऐसे फ्लेक्स करके. तो दोनों पोजीशन में आप कर सकते हो. स्ट्राइक द पटेला टेंडन जस्ट बिलो द नी कैप. ये जो पटेला है उसके नीचे, जस्ट बिलो द नी कैप, पटेला के नीचे पटेला टेंडन होता है, वहां पर परकशन हैमर से स्ट्राइक करना है. नॉर्मल रिस्पॉन्स क्या होगा? एक्सटेंशन और किकिंग आउट ऑफ द लेग. ये लेग ऐसे एक्सटेंड हो जाएगा एंड किक आउट होगा. दैट इज द नॉर्मल रिस्पॉन्स. अगर एबनॉर्मल है मतलब ऐसे जर्की मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, बहुत ज्यादा हाइपर रिफ्लेक्स देखने को मिलेगा. सो इट इंडिकेट्स द नर्वस सिस्टम इरिटेबिलिटी. अंडरस्टूड अबाउट द बाइसेप एंड पटेलर रिफ्लेक्स असेसमेंट? पता चला? यस मैम. यस मैम. ओके. नेक्स्ट इज क्लोनस. क्लोनस कैसे पता चलेगा कि उसको क्लोनस है मतलब एक्सेसिव है? सो उसके लिए पोजीशन द क्लाइंट विथ लेग्स डैंगलिंग ओवर द एज ऑफ एग्जामिनिंग टेबल, मतलब ये वाली पोजीशन. Support the leg with one hand and sharply dorsiflex the client's foot with other hand. आपने इसको पेशेंट को ऐसे बिठा कर रखा, अभी उसका लेग ऐसे डैंगलिंग करके आपने सपोर्ट किया. सपोर्ट करने के बाद डॉर्सिफ्लेक्शन करना होता है. सो मतलब ये लेग है, दिस इज द नॉर्मल लेग. सो डॉर्सिफ्लेक्शन मतलब आप इस तरफ धक्का मार रहे हो, फुट को ऐसे कर रहे हो. ये डैंगलिंग लेग था, यू कैन अज्यूम कि दिस इज अ लेग, ऐसे डैंगल किया हुआ है. तो एक हाथ से लेग को ऐसे सपोर्ट किया, थोड़ा लिफ्ट किया, एंड दूसरे हाथ से जो फुट है, कैन यू सी माय हैंड? Yes, ma'am. हाँ. सो ये फुट है, पेशेंट की फीट है, उसको आपने डॉर्सिफ्लेक्स किया, ऐसे पीछे की तरफ टुवर्ड्स द नी आपने फ्लेक्स किया, एंड मेंटेन द डॉर्सिफ्लेक्स पोजीशन फॉर फ्यू सेकंड्स एंड देन रिलीज द फुट. आपने ऐसे थोड़ी फ्यू सेकंड्स के लिए ऐसे पकड़ के रखा है, एंड नाउ यू आर रिलीजिंग द फुट. अभी रिलीज करने के बाद आपको देखना है कि कैसा आ रहा है. नॉर्मल रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? नॉर्मल या फिर नेगेटिव क्लोनस रिस्पॉन्स में क्या होगा?
फुट रिमेन स्टेडी इन डॉर्सीफ्लेक्स पोजीशन। आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, आपको अगर अपनी इच्छा से डॉर्सीफ्लेक्स रखना है तो आप ऐसे रख सकते हो। फुट कैन रिमेन स्टेडी इन अ डॉर्सीफ्लेक्स पोजीशन, देयर इज नो रिदमिक ऑस्किलेशन और जर्किंग ऑफ द फुट इज फेल्ट। जर्किंग नहीं हो रहा है, अगर क्लोनस होगा तो जर्किंग होगा, बट कोई भी ऑसिलेशंस मूवमेंट या जर्किंग नहीं हो रहा है। फुट स्टेडीली एकदम डॉर्सीफ्लेक्स पोजीशन में है। एंड जब पेशेंट को आप बोलोगे कि हाँ नाउ छोड़ दो, so when release foot drops to plantar flexed position with no escalation। जब पेशेंट ऐसे छोड़ देगा डॉर्सीफ्लेक्शन तो फुट ऐसे नॉर्मल हो जाएगा, बट कोई भी ऑसिलेशन जर्की मोमेंट्स नहीं है। सो दिस इंडिकेट्स नॉर्मल कंडीशन, पेशेंट को कुछ भी क्लोनस नहीं है, हाइपर रिफ्लेक्सिया नहीं है, कुछ भी नहीं है। बट एबनॉर्मल रिस्पॉन्स किसको बोलेंगे हम, जिसको हम पॉजिटिव क्लोनस रिस्पॉन्स भी बोलते हैं। रिदमिक ऑसिलेशंस अकर व्हेन द फुट इज डॉर्सीफ्लेक्स। जब ऐसे फुट डॉर्सीफ्लेक्स करके जब आपने छोड़ा तो वो फुट ऐसे 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 हिल रहा था, देयर इज अ क्लोनस। तो ऐसे क्लोनस रिदमिक ऑस्किलेशंस आ रहे थे, ऑसिलेशंस, तो वो इंडिकेट कर रहा है कि क्लोनस है, हाइपर एक्टिव हो गया है, रिफ्लेक्सेस हाइपर एक्टिव हो गए। एंड सिमिलर ऑसिलेशंस आर नोटेड व्हेन द फुट ड्रॉप्स टू प्लांटर फ्लेक्स्ड पोजीशन। सो दिस इज डॉर्सीफ्लेक्शन। जब वो छोड़ देगा, वहां पर तो थे ऑसिलेशन जर्की मूवमेंट, बट जब पेशेंट ऐसे छोड़ देता है तब भी ऐसे ऐसे जर्की मूवमेंट्स आ रहे होते हैं फीट में। सो दिस इंडिकेट्स दैट इज अ क्लोनस हाइपर रिफ्लेक्सिस है। अंडरस्टूड? Yes. हाँ। सो ये आप असेस करोगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम इरिटेटेड है या नहीं, वेदर देयर इज अ हाइपर रिफ्लेक्सिया या फिर नॉर्मल रिफ्लेक्स है या फिर क्लोनस है, ये आपको पता चल जाएगा। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की रिफ्लेक्स का ग्रेडिंग। नर्वस सिस्टम जब हम असेसमेंट कर रहे थे उसमें भी पढ़ा था कि ग्रेडिंग कैसे करना है रिफ्लेक्स का। तो नॉर्मल ग्रेड क्या है, दैट इज +2 फॉर द नॉर्मल रिफ्लेक्स। ऐसे आपको एग्जाम में लिखकर क्वेश्चन आएगा कि पेशेंट विद द हिस्ट्री ऑफ, ओबीजी में देखे तो प्री एक्लेम्पशिया की हिस्ट्री है, और जब आपने रिफ्लेक्स चेक किए थे तो देयर वाज अ +3 रिफ्लेक्स। सो +3 लिखा हो तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इज अ हाइपर एक्टिव रिफ्लेक्स। एंड +2 लिखा हो, सिर्फ +2 रिफ्लेक्स प्रेजेंट, सो +2 लिखा हो तो व्हाट डज इट इंडिकेट? Normal. नॉर्मल है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, दे आर कंप्लीटली नॉर्मल रिफ्लेक्स। तो ये ग्रेडिंग याद रखना है, +2 लिखा हो मतलब नॉर्मल है, अगर 0 रिफ्लेक्स लिखा है, 0 है तो मतलब रिफ्लेक्स इज कंप्लीटली एब्सेंट, कोई रिफ्लेक्स ही देखने को नहीं मिल रहा है, इट इज कंप्लीटली एब्सेंट। +1 लिखा हो तो व्हाट डज इट मीन, रिफ्लेक्स प्रेजेंट बट आर हाइपर एक्टिव, रिफ्लेक्स है, आप ऐसे कंप्रेस करोगे सो देयर इज अ रिफ्लेक्स बट बहुत स्लो है, बहुत ही हाइपर एक्टिव है। +2 दैट इज कंप्लीटली नॉर्मल। +3 मतलब थोड़ा हाइपर एक्टिव है, थोड़ा जल्दी हो रहा है, हाइपर एक्टिव रिफ्लेक्स है। एंड +4 मतलब हाइपर एक्टिव रिफ्लेक्स विथ क्लोनस प्रेजेंट। हाइपर एक्टिव तो है, बहुत सडनली मूवमेंट हो रही है, बट उसके साथ जर्की मूवमेंट्स भी हो रही है, क्लोनस भी प्रेजेंट है। अंडरस्टूड? Yes. यस यस। मैम। तो दिस इज द असेसमेंट ऑफ रिफ्लेक्सेस। आपको ग्रेडिंग भी पता होना चाहिए, क्वेश्चन में शायद वर्ड फॉर्म में भी लिखा हो या फिर शायद सिर्फ ग्रेड्स में लिखा हो, 0 +1 +2 +3 ऐसे भी लिखा हो, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। ओके, देन वी हैव टू आल्सो मॉनिटर फॉर हेल्प सिंड्रोम। हेल्प सिंड्रोम के लिए हमें मॉनिटर करना होगा, सो आप ब्लड टेस्ट से ही मॉनिटर कर सकते हो। हीमोलाइसिस होगा तो हिमेटोक्रिट हीमोग्लोबिन डाउन हो जाएगा, प्लेटलेट लो हो जाएगी, सो ब्लड लैब टेस्ट से, ब्लड टेस्ट से आपको पता चलेगा। सो हेल्प सिंड्रोम के लिए मॉनिटर करना है। इवेल्युएट रीनल फंक्शन थ्रू प्रिस्क्राइब्ड स्टडीज सच एज BUN, सीरम क्रिएटिनिन एंड 24 आवर यूरिन लेवल्स फॉर क्रिएटिनिन क्लियरेंस एंड प्रोटीन। आपको रीनल फंक्शन चेक करना पड़ेगा फ्रीक्वेंटली, बिकॉज किडनीज तक ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं होगा तो किडनीज फेल हो जाएगी। सो रीनल का फंक्शन कैसे टेस्ट कर सकते हो, सो BUN चेक करना है, क्रिएटिनिन चेक करना है, 24 आवर्स तक यूरिन स्टोर करके उसमें क्रिएटिनिन क्लियरेंस एंड प्रोटीन चेक करना है। सो ये सब टेस्ट से पता चलेगा। मैग्नीशियम सल्फेट, आपको पता होगा, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि जब भी फीमेल्स प्री एक्लेम्पशिया एक्लेम्पशिया वाली होती है सो MgSO4 हम देते हैं। सो मैग्नीशियम सल्फेट यूज अ कंट्रोल इन्फ्यूजन डिवाइस। मैग्नीशियम सल्फेट में बी प्रिस्क्राइब टू प्रिवेंट द सीजर, सीजन प्रिवेंट करने के लिए हम मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं, बट कैसे देंगे, विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट इंजेक्शन दे दोगे मैग्नीशियम सल्फेट का, MgSO4 का? Infusion. इन्फ्यूजन से ही देना है, कंट्रोल्ड इन्फ्यूजन डिवाइस या इन्फ्यूजन पंप से आपको देना है अगर प्रिस्क्राइब किया है तो।
magnesium sulfate may be continued for 24 to 48 hours postpartum. Yes, मदर प्री एक्लेम्शिया वाली थी, डिलीवरी हो गई, MgSO4 चल रहा था, सीजर्स नहीं आए हैं, सो ऐसा नहीं है कि पोस्टपार्टम में उसको सीजर्स नहीं आएंगे। डिलीवरी के बाद भी 24 to 48 आवर्स तक उसको MgSO4 देना ही पड़ेगा। देयर माइट बी चांसेस ऑफ सीजर्स इन पोस्टपार्टम आल्सो, सो वो पोस्टपार्टम में भी कंटिन्यू में दिया जाता है। व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, हम ओबीजी पोस्टिंग के लिए थे एंड एक फीमेल थी, उसकी हिस्ट्री हमें नहीं पता थी, हम सिंपली वहां पर वार्ड में बैठे थे एंड वी वर राइटिंग आवर केयर प्लान एंड वो फीमेल सडनली बेड से उठती है एंड सडनली शी हैड अ सीजर्स, उसको सीजर्स आए एंड वो गिर गई। हम सारे स्टूडेंट्स वहां पर गैदर हो गए, हमें पता भी नहीं चला बिकॉज इट वाज हार्डली 2 or 3 days था, तो हमें पता नहीं चला कि क्या हुआ। इतना पता चला कि उसको सीजर्स आए हैं, सो वी हैव सडनली कॉल्ड द नर्सिंग स्टाफ, उनको बुलाया कि ये फीमेल्स को सीजर आया है। तो देखो, तो ऐसा नहीं है कि पोस्टपार्टम में प्री एक्लेम्शिया वाली फीमेल्स को सीजर नहीं आते, वहां पर भी उनको आते हैं। सो वी हैव टू गिव द MgSO4 in that period also. Monitor the signs of magnesium toxicity. Yes, ऐसा ना हो कि सीजर्स प्रिवेंट करने के लिए आपने मैग्नीशियम सल्फेट तो दिया था बट वो ही एक्सेस हो गया। सो मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी ना हो जाए, उसके भी साइंस हमें देखने हैं। कैसे पता चलेगा कि मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी हो गई है? सो देयर विल बी फ्लशिंग, स्वेटिंग, हाइपोटेंशन, डिप्रेस डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस। हाइपर से इसलिए हमने वो दिया, बट वो अगर बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाएंगे, नॉर्मल से भी कम हो गए, +1 में चले जाएंगे, सो दैट इज अ मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी। So depressed deep tendon reflexes, decrease urine output and central nervous system depression including respiratory depression, सो ये सब हो जाता है। सो इट इंडिकेट्स कि मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी हो गई है। सो अगर आपको पता चलता है कि मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी हो गई, सो व्हाट विल बी योर फर्स्ट स्टेप? स्टॉप मैग्नीशियम इन्फ्यूजन। स्टॉप द इन्फ्यूजन, पहले इन्फ्यूजन स्टॉप कर दो एंड गिव द एंटीडोट। सो जिसको भी मैग्नीशियम का इन्फ्यूजन चल रहा है उसके साथ आपको एंटीडोट अवेलेबल रखना पड़ेगा उसके बेड साइड पर। ऐसा ना हो कि मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी हो गई है एंड नाउ यू आर फाइंडिंग द, वो एंटीडोट लेने के लिए आप भागा दौड़ी कर रहे हो, ऐसा ना हो। जिसको भी वो चल रहा है उसका एंटीडोट उसके पास, उसके बेड साइड पर ही रखना है। सो जब भी हो तो आप इमीडिएटली दे सकते हो। सो कीप द एंटीडोट, द एंटीडोट इज कैल्शियम ग्लूकोनेट अवेलेबल फॉर इमीडिएट यूज। मदर के साइड पे ही रखना है, अवेलेबल रखना है कि जब भी इमीडिएट ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप दे सको, जब भी नेसेसरी हो तो। अंडरस्टूड? Yes. Yes, ma'am. Yes, हाँ। ma'am. Corticosteroids may be prescribed to promote the fetal lung maturity. fetal lung maturity के लिए corticosteroids भी आप दे सकते हो मदर को, because we know कि ऐसे बेबीज को there are highly risk कि हमें प्रीटर्म डिलीवर करने पड़ेंगी। इट इज हाईली पॉसिबल। सो पहले से ही हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं मदर को कि फीटल लंग मैच्योरिटी हो जाए। एंड विच स्टेरॉइड वी आर गिविंग? बीटामेथाजोन। बीटामिथाजोन, यस। सो जोन वाले, ओन वाले, दैट आर द स्टेरॉइड्स। सो वो देना है कि लंग मैच्योरिटी हो जाए, तो हम अगर प्रीटर्म डिलीवरी करें तो भी प्रॉब्लम ना हो। प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर डिलीवरी एज प्रिस्क्राइब। अगर लगता है कि बहुत सीवियर है तो हमें क्लाइंट को प्रिपेयर भी करना पड़ेगा डिलीवरी के लिए, जैसे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है वैसे हमें प्रिपेयर भी करना पड़ेगा। सो दिस आर द इंटरवेंशंस। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. ओके। So next is eclampsia. We know what is eclampsia. So seizures during high blood pressure or due to preeclampsia seizures होते हैं. So that is eclampsia. So let's take a short break. Then हम eclampsia study करेंगे. Let's take a short break of 10 minutes. Online students, please come back from break. Should we start now?
Yes, ma'am. Okay, so let's study about eclampsia. How you will identify कि person is having eclampsia, not pre-eclampsia. So it is characterized by generalized seizures. Seizures आ रहे हैं उसका मतलब simply कि person को eclampsia है. Let's study box 23.c for the assessment of eclampsia. So seizures typically begins with twitching around the mouth. इसमें जो जिस वो भी पर्सन है जिसको सीजर्स आ रहे हैं, सो स्टार्टिंग कहाँ से होता है? माउथ से स्टार्ट होगा, ट्वीचिंग होना स्टार्ट हो जाएगा माउथ में. Body then becomes rigid in a state of tonic muscular contraction and lasts about 15 to 20 seconds. हमें पता है कि सीजर्स टोनिक क्लोनिक ऐसे पैटर्न में आता है. सो पहले माउथ ट्विचिंग स्टार्ट हो गया, उसके बाद पूरी बॉडी रिजिड हो गई, एकदम टोनिक कॉन्ट्रेक्शंस हो गया. आप फोर्स भी करोगे तो शायद उसकी एल्बो आप स्ट्रेट भी नहीं कर पाओगे. सो पूरी रिजिड हो गई बॉडी, टोनिक कॉन्ट्रेक्शंस आ गया, और वो टोनिक जो मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शंस है वो 15 टू 20 सेकेंड्स तक वो रिजिड ही रहता है. उसके बाद क्या होगा? द फेशियल मसल्स एंड देन ऑल बॉडी मसल्स ऑल्टरनेटली contract and relax in a rapid succession, that is clonic phase, that may last for about 1 to 1 minute. तो पहले टोनिक था, पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसके बाद फेस के मसल्स और पूरी बॉडी के मसल्स ऑल्टरनेट होंगे, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, मतलब पूरी जर्की मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, दैट इज द क्लोनिक फेज. टोनिक के बाद क्लोनिक फेज आता है, जर्की मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ऐसे जर्की मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, एंड वो क्लोनिक फेज 1 मिनट तक चलेगा. Respiration ceases during seizure because diaphragm tends to remain fixed. Breathing resumes shortly after the seizures. Yes, during seizures वो जो person होता है उसका breathing भी stop हो जाता है, because we know कि diaphragm is an essential muscle for respiration. वो contract and relax होता है, पूरी बॉडी की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, देन क्लोनिक फेज में होगा, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन नहीं होगा, सिर्फ जर्क की मूवमेंट होगी. सो उसकी वजह से इफेक्टिव ब्रीथिंग नहीं हो पाएगा. सो ड्यूरिंग सीजर्स रेस्पिरेशन स्टॉप हो जाता है, सीज हो जाता है, ड्यू टू डायफ्राम फिक्स हो जाएगा, वो प्रॉपर मूवमेंट नहीं करता है. जैसे ही सीजर्स खत्म हो जाएंगे फिर डायफ्राम ऑटोमेटिक ब्रीथिंग स्टार्ट हो जाएगा, डायफ्राम ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा. पोस्ट इक्टल स्लीप अकर्स. व्हाट डू यू मीन बाय पोस्ट इक्टल? प्री इक्टल, After इक्टल एंड seizure. पोस्ट इक्टल. प्री इक्टल मतलब Before seizure. यस, एंड इक्टल मतलब During. ड्यूरिंग सीजर, एंड पोस्ट इक्टल मतलब आफ्टर सीजर. तो जो भी पर्सन को सीजर्स आते हैं तो सीजर्स के बाद उसको बहुत नींद आएगी, बिकॉज ड्यूरिंग सीजर दैट माइट बी चांसेस कि ब्रेन को अच्छे से ब्लड सप्लाई ना मिला हो. एंड सीजर्स क्यों आई? बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन. जो इलेक्ट्रिक चार्ज था वो एबनॉर्मल शूट होना स्टार्ट हो गया, तो उसकी वजह से सीजर्स आई थी. तो सीजर्स के बाद पेशेंट को बहुत स्लीप, मतलब स्लीपी फील होगा, पोस्ट इक्टल स्लीप हो सकता है. सो दिस आर द साइन एंड सिम्टम्स, किससे आपको पता चलेगा कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एक्लेम्शिया. इंटरवेंशंस क्या करनी है? नाउ वी नो कि पेशेंट को सीजर्स आई है, तो क्या करोगे आप? सो इंटरवेंशंस वुड बी, लेट्स स्टडी द क्लिनिकल जजमेंट सॉल्यूशन बॉक्स. Okay, so the nurse creates a plan of care for a client with preeclampsia with severe features who is receiving magnesium sulfate by IV infusion. So आपके पास एक patient है जिसको preeclampsia है but severe वाला है. So as a preventive measures आपने उसको magnesium sulfate start कर दिया है by infusion कि उसको preeclampsia में से eclampsia ना हो जाए, seizures ना आए. The plan of care focuses on the intervention if the client experiences an eclamptic event. अभी ये जो पूरा केयर प्लान है उसमें क्या है? आपने अभी MgSO4 तो दिया है कि सीजर्स हुए ही नहीं, एक्लेम्सिक इवेंट ना हो, बट व्हाट इफ कि पेशेंट को एक्लेम्सिक इवेंट हो जाएगा, आपने बहुत सारी केयर की फिर भी उसको सीजर्स आ जाएंगे, एक्लेम्सिक इवेंट होगा, तो आप क्या करोगे? What will be your plan या फिर interventions क्या होंगे? So the nurse includes the following interventions in the plan. नर्स ये सारी इंटरवेंशंस करेगी. इतना सब करने के बाद अगर कोई एक्लेम्शिक इवेंट होता है, सीजर्स आती है, सो बीइंग अ नर्स आपको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट, रिमेन विद द क्लाइंट एंड कॉल फॉर द हेल्प. आपको क्लाइंट के पास रहना है, यू कैन नॉट लीव द क्लाइंट. आपको दूसरों को हेल्प के लिए बुलाना है, यू कैन प्रेस द कॉल बेल फॉर नर्सेस और उनको हेल्प के लिए बुलाना है, बट डोंट लीव द क्लाइंट.
Ensure an open airway, turn the client to the side and administer oxygen by face mask at 10 to 10 liter per minute. Yes, पहले हमें देखना है कि उसका एयरवे इंटेक्ट रहे. सीजर्स में चांसेस है कि जो सिक्रीशंस है उसकी वजह से एस्पिरेट होकर एयरवे ब्लॉक हो जाए. सो एंश्योर दैट एयरवे इज ओपन. और उसके लिए आप क्या कर दोगे, पेशेंट को साइडलाइन पोजीशन दोगे, टर्न कर दोगे कि सारा सिक्रीशन निकल जाए. एंड इसको भी आपको ऑक्सीजन स्टार्ट करना पड़ेगा बिकॉज ड्यूरिंग सीजर्स रेस्पिरेशन सीज हो जाता है. नॉर्मल जो भी पेशेंट को सीजर्स आता है तब आप उसको तुरंत ऑक्सीजन नहीं देते हो, बट इसको ऑक्सीजन देना पड़ेगा फेस मास्क से. क्यों? बिकॉज उसके अंदर एक लाइफ है. मदर का रेस्पिरेशन सीज हो जाएगा तो नॉर्मल हो जाएगा थोड़ी देर में, बट तब तक फीटस का ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई स्टॉप हो जाएगा, तो फीटस डेथ हो सकती है, फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है, एंड वी कैन नॉट टेक चांस विद द फीटस. तो जब भी मदर को सीजर्स आते हैं, गिव हर साइलेंट पोजीशन देके तुरंत फेस मास्क से ऑक्सीजन स्टार्ट कर दो. यू कैन नॉट एडमिनिस्टर एनीथिंग. आप नेजल प्रोंग्स और वैसा सब नहीं कर सकते, सिर्फ फेस मास्क से ऑक्सीजन स्टार्ट कर दो. मॉनिटर फीटल हार्ट रेट पैटर्न. यस, तुरंत ही उसकी हार्ट रेट पैटर्न चेक करो कि सीजर्स की वजह से उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है. सो immediately monitor for fetal heart rate patterns. Administer medications to control the seizures as prescribed. आपको मेडिसिन भी देनी होगी कि सीजर्स कंट्रोल में आ जाए, बहुत लंबी ना चले. जितनी सीजर्स लंबी चलेगी उतना फीटस कॉम्प्रोमाइज होगा, फीटस को प्रॉब्लम होगा. After the seizure has ended, insert an oral airway and suction the client's mouth as needed. सीजर चालू होती है तब यू कैन नॉट इंसर्ट एनीथिंग इन द माउथ. जैसे ही सीजर खत्म हो जाती है, इंसर्ट द ओरल एयरवे, कि एयरवे ओपन हो जाए, ओरल एयरवे इंसर्ट करना है. एंड जो भी फ्लूइड्स ड्यूरिंग सीजर्स निकले हैं वो सब सक्शन करके निकाल देना है, बट आफ्टर सीजर, ड्यूरिंग सीजर आप नहीं कर सकते. प्रिपेयर फॉर डिलीवरी ऑफ द फीटस आफ्टर स्टेबिलाईजेशन ऑफ क्लाइंट इफ वारंटेड. यस, एक बार क्लाइंट स्टेबिलाईज हो गया, फीटस को भी आपने देख लिया, उतना प्रॉब्लम नहीं था, बट स्टिल वी कैन नॉट टेक चांस. अगर ज्यादा हो गया, कुछ फिर से सीजर्स आ गए, सो देयर माइट बी प्रॉब्लम. सो जैसे ही सीजर्स खत्म हो जाते हैं एंड आपको लगता है कि अभी यू कैन नॉट वेट फर्दर, तो तुरंत ही उसको प्रिपेयर कर दो डिलीवरी के लिए. इमरजेंसी डिलीवरी हमें करवानी पड़ेगी, अभी उसको डिलीवर करना ही पड़ेगा. यू कैन नॉट कीप द बेबी इन हर वोम. डॉक्यूमेंट द अकरेंस, क्लाइंट रिस्पॉन्स एंड आउटकम. ये सारा जो अकरेंस हुआ है, ऐसे सीजर्स आई, जो भी हुआ, आप क्लाइंट का रिस्पॉन्स कैसा था, आपने क्या इंटरवेंशंस लिए हैं एंड आउटकम क्या आया, ये सब आपको डॉक्यूमेंट करना होगा. अंडरस्टूड? यस और नो? Yes, ma'am. Okay. So this is all about eclampsia. Next is incompetent cervix. What do you mean by incompetent cervix? Incompetent cervix का मतलब क्या? જે સર્વિક્સ છે ને એ મતલબ ઓપન થોડું રહી જાય, હવે કમ્પ્લીટલી ક્લોઝ નહીં થતું બ્લીડિંગ પેટર્ન. हाँ, नॉर्मल सर्विक्स क्या होता है, 9 मंथ तक कंप्लीटली क्लोज रहना चाहिए. जब लेबर स्टार्ट हो तभी सर्विक्स ओपन होना चाहिए, बट जो फीमेल है उसका सर्विक्स उतना कॉम्पिटेंट नहीं है, उतना अच्छा नहीं है कि 9 मंथ तक क्लोज रहे. वो अर्ली प्री मैच्योर डायलेट होना स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ही सर्विक्स डायलेट हो जाएगा तो अंदर जो फीटस है वो तो बाहर ही निकल जाएगा. सो उसको हम इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स बोलते हैं. इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स रिफर्स टू प्री मैच्योर डायलेशन ऑफ द सर्विक्स. टाइम से पहले डायलेट हो जाता है, उसको हम इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स बोलते हैं, विच अकर्स मोस्ट ऑफन इन 4th और 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी. और ये डायलेट कब हो जाता है? 4th या 5th मंथ में तो वो डायलेट हो ही जाता है, एंड इज एसोसिएटेड विद द स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिफेक्ट्स ऑफ द सर्विक्स. क्यों होता है? द रीजन इनकॉम्पिटेंट क्यों है? तो सर्विक्स में कुछ स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी है, मतलब मदर का सर्विक्स कंजेनाइटली ही कुछ एबनॉर्मल है, या सर्विक्स का फंक्शन एबनॉर्मल है, उसकी वजह से ये प्रीमैच्योर डायलेट हो जाता है इन 4th and 5th मंथ. Treatment involves surgical placement of the cervical circulage. Yes, medically we cannot treat the incompetent cervix. उसकी एक ही treatment है, that is the surgery. सर्जरी करके ये जो सर्विक्स होता है, दिस इज द सर्वाइकल ओपनिंग, ऐसा छोटा होता है. सो डॉक्टर्स ऐसे सूचर्स ले लेते हैं चारों बाजू से एंड एक थ्रेड खींचेंगे, तो आपने देखा होगा कि एक थ्रेड खींचने से सब सूचर्स ऐसे क्लोज हो जाते हैं. सो दैट इज कॉल्ड एज सर्वाइकल सर्कुलेज. सूचर्स लेके उसको क्लोज कर देते हैं, एंड जब आपको लगे कि हाँ अभी 9 मंथ्स हो गए हैं, इट इज अ टाइम फॉर डिलीवरी, मदर को लेबर पेन स्टार्ट हो रहा है, तो तुरंत आपको वो सूचर्स रिमूव करने होंगे. दे आर नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स. सो डॉक्टर्स वो सूचर्स कट कर देंगे. जैसे ही सूचर्स कट कर देंगे सर्विक्स डायलेट हो जाएगा.
ये ट्रीटमेंट ऑप्शन है एक। आपको कैसे पता चलेगा कि फीमेल इज हैविंग इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स? हाउ वी विल आइडेंटिफाई? सो फर्स्ट इज वजाइनल ब्लीडिंग। नॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग नहीं होता है बिकॉज सर्विक्स क्लोज है, बट उसका सर्विक्स ओपन हो गया है, सो अंदर से सब वजाइनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा। फीटल मेम्ब्रेन्स आर विजिबल थ्रू द सर्विक्स, यस। जब आप उसका एग्जामिनेशन करोगे, लाइक ट्रांस यूएसजी करने आई है फीमेल और ट्रांसवेजाइनल यूएसजी की आपने, या फिर कुछ भी एग्जामिनेशन किया, तो सर्विक्स ओपन है और आपको डायरेक्टली फीटस का हेड, जो भी फीटल मेम्ब्रेन वहां पर प्रेजेंट है, नॉर्मली 5th या 4th मंथ में फीटल घूमता रहता है, फ्री फ्लोटिंग होता है। आफ्टर 9 मंथ या फिर जो डिसेंड हो जाता है तब उसका हेड फिक्स हो जाता है, बट उससे पहले तो फीटस घूमता रहता है। तो जो भी फीटल मेम्ब्रेन, हेड, हाथ पैर जो भी है, वो डायरेक्टली आपको दिखेगा थ्रू द सर्विक्स, बिकॉज सर्विक्स इज ओपन। सो दिस आर द असेसमेंट फाइंडिंग्स। इंटरवेंशन क्या करोगे आप? सो प्रोवाइड बेड रेस्ट, हाइड्रेशन एंड टोकोलाइसिस, नॉट टोकोलाइटिक्स। टोकोलाइटिक का काम क्या है? liver preventers. ओके, Treat. टोकोलाइटिक, हाँ, टोकोलाइटिक्स का काम है लीवर प्रिवेंट करना, एंड दिस इज टोकोलाइसिस। इट इज प्रिस्क्राइब टू इनहिबिट द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। अगर मदर को सर्विक्स ओपन है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आ गए, सो कभी भी डिलीवरी हो जाएगी। तो मदर को स्ट्रिक्टली, जो भी फीमेल को ऐसा प्रॉब्लम होता है इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स, उसको बेड रेस्ट, फ्रीक्वेंट बेड रेस्ट करवाना पड़ता है, हाइड्रेशन प्रॉपर मेंटेन करना है। यस, टोकोलाइसिस और लाइटिक બંને સેમ નથી? हाँ, दोनों सेम है। दैट वाज माय मिस्टेक। टोकोलाइटिक्स एंड लाइसिस दोनों आर सेम। आई गॉट कंफ्यूज्ड इन ऑक्सीटोसिन। सो ऑक्सीटोसिन नहीं दे सकते आप, टोकोलाइटिक्स देने हैं, दैट इज टोकोलाइसिस। तो वो आपको देने हैं टू इनहिबिट द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। प्रिपेयर फॉर सर्वाइकल सर्कुलेज, देयर इज नो अदर ऑप्शन। आप मेडिसिन देके उसको ट्रीट नहीं कर सकते, तो आपने बेड रेस्ट करवाया एंड मदर को प्रिपेयर करना होगा सर्वाइकल सर्कुलेज के लिए। कब कर सकते हो? सो बिटवीन 10 to 14 वीक्स ऑफ जेस्टेशन or as prescribed, in which the band of fascia or non-absorbable ribbon is placed around the cervix beneath the mucosa to constrict the internal os, that is orifice. So sutures लेके जो नॉन एब्जॉर्बेबल होते हैं, वैसे सूचर्स लेके जो इंटरनल ओरिफाइस होता है उसको क्लोज कर देते हैं। चारों बाजू से डॉक्टर्स ऐसे सूचर लेंगे एंड लास्ट एंड खींच लेंगे, सो वो क्लोज हो जाएगा कंप्लीटली। After cervical circulation, the client is told to refrain from intercourse and to avoid prolonged standing and heavy lifting. Yes, cervical circulation तो किया है, but patient को बोलना होगा कि you cannot do sexual intercourse and prolonged standing position में भी नहीं रहना है, because उसकी वजह से fetus का weight सर्विक्स पर पड़ेगा एंड सूचर्स टूट भी सकते हैं। सो प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन में हैवी लिफ्टिंग या इंटरकोर्स नहीं करना है। The cervical circulation is removed at 37 week of gestation or left in place and a cesarean birth is performed. अगर पेशेंट को बेबी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बेबी इज कम्प्लीटली हेल्दी एंड फीमेल इज ऑल्सो वांटिंग की वजाइनल डिलीवरी हो, तो आफ्टर 37 वीक्स जब भी ऐसा लगे कि हाँ उसको लेबर पेन स्टार्ट हुआ है, सर्वाइकल सर्कुलेशन ऐसे कट कर देंगे तो सूचर्स ओपन हो जाएंगे। बट अगर फीटल को कुछ प्रॉब्लम है कि नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी नहीं हो सकती एंड फीमेल डज नॉट वांट कि नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी करवानी है, तो सर्वाइकल सर्कुलेशन है उसको वैसा ही रखेंगे एंड सीजरियन करेंगे। देयर इज नो नीड टू ब्रेक द सूचर्स। उसको वजाइनल डिलीवरी करवानी ही नहीं है तो सूचर्स क्यों ब्रेक करना है, डायरेक्टली सीजरियन सेक्शन कर सकते हैं। सर्कुलेज नीड्स टू बी रिपीटेड विथ ईच सक्सेसिव प्रेगनेंसी। यस, एक बार सर्कुलेज किया तो लाइफ टाइम चलेगा, इट इज नॉट लाइक दैट। जितनी बार वो प्रेग्नेंट होगी उतनी बार सूचर्स लेके सर्विक्स को क्लोज करना पड़ेगा। आफ्टर प्लेसमेंट ऑफ सर्वाइकल सर्कुलेज, मॉनिटर फॉर कॉन्ट्रैक्शन, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स एंड साइन ऑफ इन्फेक्शन। यस, आपने सर्वाइकल सर्कुलेज की, दैट इज द सर्जिकल प्रोसीजर। सो सर्जिकल प्रोसीजर आप करते हो तो देयर माइट बी चांसेस कि यूट्रस इरिटेट हो जाए और कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाए, या फिर फीटस को अंदर इन्फेक्शन हो जाए। जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन होती है पूरी, अगर नीडल गलती से भी उसमें लग गई तो पंचर हो जाएगा एंड एमनियोटिक मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी। सो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो सकता है या फिर इन्फेक्शन भी हो सकता है, बिकॉज इट इज एन इन्वेजिव प्रोसीजर। सो ये सब चीजें मॉनिटर करनी है कि मदर को प्रोसीजर सर्जरी करने के बाद कॉन्ट्रैक्शंस तो नहीं आ रहे हैं,
मेम्ब्रेन रप्चर तो नहीं हो गई, या फिर कुछ इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है, कोरियो एम्नियोनाइटिस लाइक दैट, ऐसे सब इन्फेक्शन हो सकते हैं। सो वो चीज आपको मॉनिटर करनी है। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू रिपोर्ट टू द PHCP इमीडिएटली एनी पोस्ट प्रोसीजर वजाइनल ब्लीडिंग और इंक्रीज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। यस, फीमेल को आपको एडवाइस करना होगा कि अगर ये प्रोसीजर खत्म हो गई है, प्रोसीजर खत्म होने के बाद आपको वजाइनल ब्लीडिंग हो रहा है या फिर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ गए हैं, तो तुरंत ही PHCP को नोटिफाई करें, बिकॉज इट इज अ कॉम्प्लिकेशन, कुछ प्रॉब्लम हुआ है इसीलिए ये हुआ है। सो मदर को एडवाइस करना है कि ऐसा कुछ भी होता है, सो इमीडिएटली रिपोर्ट टू द PHCP। मिस अक्षिता, व्हाट डू यू मीन बाय PHCP इन एंक्लेक्स? जो मेडिकल ऑफिसर होता है उसको हम PHCP बोलते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर। सो जहां पर भी ओके। आपको PHCP दिखे, सो इट इज अ डॉक्टर, मेडिकल ऑफिसर। तो PHCP को रिपोर्ट करना है, प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को PHCP भी लिखते हैं या फिर HCP, दैट इज हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ओके। Okay, so that is all about incompetent cervix. Next is infections. Pregnancy में infections भी हो सकते हैं, and the common is, हम acronym से याद रखते हैं, that is the TORCH. TORCH is a very common infections that occurs during pregnancy. So let's study about each and every alphabet. So first is T. T stands for toxoplasmosis. Tell me, O किसके लिए होगा? TO किसके लिए है? Other infection. Other infections are Rubella. okay. Rubella. And C, Cytomegalovirus. yes, cytomegalovirus, and H, Herpes Herpes simplex. simplex virus. Yes. So these are the infections that might happen during pregnancy. So first is toxoplasmosis. It is caused by infection with the intracellular protozoan parasite. जो toxoplasmosis है वो bacterial या viral नहीं है, वो parasite की वजह से होता है, and the parasite name is Toxoplasma gonidiae. सो ये जो गोनिडियाई जो पैरासाइट है उसकी वजह से ये टॉक्सोप्लाज्मोसिस होता है। इट प्रोड्यूसेस अ रैश एंड सिम्टम्स ऑफ एक्यूट फ्लू लाइक इन्फेक्शन इन अ प्रेग्नेंट क्लाइंट। अगर किसी फीमेल को टॉक्सोप्लाज्मोसिस से इन्फेक्शन हो जाएगा तो उसकी वजह से उसकी बॉडी पर रैश हो सकते हैं एंड फ्लू लाइक सिम्टम्स देखने को मिलेंगे इन अ प्रेग्नेंट फीमेल। It is transmitted to the pregnant client through ingestion of raw meat or handling of a cat litter or infected cats. Yes. कैसे मदर को टॉक्सोप्लाज्मोसिस कैसे होगा, ये पैरासाइट कहाँ से आया? सो रॉ मीट इंजेस्ट करने में आ गया, प्रॉपर कुक नहीं किया था, अंडर कुक था या अनकुक था, तो ऐसा मीट खाने में आ गया हो तो हो सकता है, या फिर उसका कोई पैट है, कैट पैट है, वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, इन्फेक्टेड कैट है और उसकी लीटर हैंडल कर रही है, उसका वेस्ट जो हैंडल कर रही है फीमेल, तो उसकी वजह से भी उसको हो सकता है टॉक्सोप्लाज्मोसिस। एंड द ऑर्गेनिज्म इज ट्रांसमिटेड टू द फीटस अक्रॉस द प्लासेंटा। यस, अगर फीमेल को टॉक्सोप्लाज्मोसिस होगा तो वो प्लासेंटल बैरियर क्रॉस करके फीटस को भी इन्फेक्ट कर देगा। इट कॉज अ मिसकैरेज इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। यस, अगर मदर को टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो गया तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही बेबी का मिसकैरेज हो सकता है, अबॉर्शन हो सकता है। क्लाइंट एजुकेशन रिगार्डिंग प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन इज वेरी क्रिटिकल। यस, आपको क्लाइंट एजुकेशन देना होगा कि ऐसे अंडर कुक मीट ना खाए, अगर इन्फेक्टेड कैट है मतलब कैट का वैक्सीनेशन कराओ, या फिर ये हैंडलिंग करने में ध्यान रखो, फ्लू लाइक सिम्टम्स हो तो हॉस्पिटल में दिखाने आओ। सो ऐसे एजुकेशन देना है कि आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो इन्फेक्शन। सो दिस इज अबाउट टॉक्सोप्लाज्मोसिस। नेक्स्ट, O stands for other infection. So which infection? So first is HIV that we have already studied. Next is syphilis that we will study later on. इसके बाद का टॉपिक पढ़ेंगे हम syphilis. Then other parvovirus, hepatitis B virus, West Nile virus. So these are the other infections. इससे ज्यादा भी है बट सारे other infections हो सकते हैं during pregnancy, like HIV, other STI, parvovirus, hepatitis B, West Nile virus, and further etc. है, मतलब और ज्यादा भी हो सकते हैं. So O stands for other infection. Okay, R stands for rubella. Another name is German measles. So
इट इज टेरेटोजेनिक इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। टेरेटोजेनिक मतलब बहुत ही हार्मफुल है फॉर द फीटस। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर मदर को हो गया है तो बेबी के लिए टेरेटोजेनिक हो सकता है। ऑर्गेनिज्म इज ट्रांसमिटेड टू द फीटस अक्रॉस द प्लासेंटा, ये भी प्लासेंटा क्रॉस करके बेबी तक चला जा सकता है। एंड इसकी वजह से बेबी में क्या होगा, सो कंजेनाइटल डिफेक्ट्स होंगे आईज के, हार्ट के, ईयर्स के एंड ब्रेन के। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, ब्लड टाइटर करते हैं। टेल मी अबाउट दिस, ये ऑलरेडी हमने स्टडी किया है। क्या करते हैं हम, ब्लड टाइटर कितना होना चाहिए, क्या कर सकते हैं, टेल मी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, लेस देन (1:8) अगर डिटेक्ट होता है तो हमें वो रुबेला की वैक्सीन देनी पड़ेगी। कैन वी गिव द वैक्सीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? नो, नो नो वी कांट। तो फिर कब देंगे हम? आफ्टर बर्थ। यस, आफ्टर बर्थ, इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। ओके, बट अभी वो लाइक पहले से ही कंसीव नहीं किया है एंड द क्लाइंट हैज कम फॉर द काउंसलिंग, आपने तभी रूबेला टाइटर चेक कर लिया बिकॉज इट इज सो कॉमन, प्रेगनेंसी में रूबेला होना दैट इज सो कॉमन। सो आपने पहले ही चेक कर लिया एंड टाइटर इज 1:, लेस देन 1:8 या फिर 1:6, 7, 5 जो भी था वो। तो तब आप क्या करोगे? बिफोर वैक्सीन 3 મંથ આપી દેવાની, 3 મંથ સુધી કહેવાનું તમારે પ્રેગ્નન્સી કન્સીવ નહીં કરવાની, हाँ, આફ્ટર 3 મંથ તમે કરી શકો. यस, तो 3 मंथ्स अब आप वैक्सीन दे सकते हो तब, बिकॉज शी इज नॉट प्रेग्नेंट एंड उसको बोलना है कि 3 महीने तक तो आपको वेट करना है, यू कैन नॉट बिकम प्रेग्नेंट, उसके बाद हो सकते हो। सो ये चीज ध्यान रखनी है। सो वी कैन डू अ ब्लड टाइटर स्टडी विच विल बी डन इफ नॉट इम्यून, मतलब उसके बॉडी में इम्यूनिटी है ही नहीं, या फिर नेगेटिव लिखा होगा या फिर टाइटर लेस देन 1:8 लिखा है, दोनों का मतलब सेम है। द क्लाइंट शुड बी वैक्सीनेटेड इन द पोस्टपार्टम पीरियड, not in during pregnancy, and the client must wait for 1 to 3 months as specified by PHCP before becoming pregnant। अगर आप प्रेग्नेंट होने से पहले दे रहे हो तो उसको बोलना है कि 3 महीने तक आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, बट वी कैन नॉट एडमिनिस्टर द वैक्सीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में हम नहीं दे सकते। एंड द रैशनल इज लाइव वैक्सीन। लाइव वैक्सीन है, इसीलिए वो लाइव वायरस है, तो प्रेगनेंसी में दोगे तो सेम प्लासेंटा क्रॉस करके बेबी तक चला जाएगा। C stands for cytomegalovirus. The organism is transmitted through the close personal contact. It is transmitted across the placenta to the fetus, or the fetus may be infected through birth canal. एक तो क्लोज पर्सनल कांटेक्ट से भी हो सकता है, मदर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको ऑलरेडी साइटोमेगालो वायरस से इन्फेक्टेड है, उसके क्लोज कांटेक्ट में आई है मदर, तो मदर को हो सकता है। मदर इन्फेक्टेड हो गई तो प्लासेंटल बैरियर क्रॉस करके बेबी को भी पहुंच सकता है। अगर तब नहीं हुआ, चलो बेबी सेफ हो गया, प्लासेंटा क्रॉस ही नहीं हुआ, वायरस से नहीं किया, एनी हाउ लकीली बच गया, तो देयर माइट बी चांसेस कि जब उसका बर्थ हो तो बर्थ कैनाल में जो वजाइनल सिक्रीशंस और उसके कांटेक्ट में आएगा बेबी, तब भी बेबी को हो सकता है। द प्रेग्नेंट क्लाइंट मे बी एसिम्प्टोमेटिक, मोस्ट infants आर एसिम्प्टोमेटिक एट बर्थ। यस, ये बहुत ही अजीब है, अगर मदर को साइटोमेगालो वायरस से इन्फेक्टेड है तो मदर को पता ही नहीं चलेगा कि शी इज इन्फेक्टेड विद द साइटोमेगालो वायरस, वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एसिम्प्टोमेटिक रहेगी। एंड बेबी भी जो बॉर्न हो रहा है अगर उसको भी इन्फेक्शन हो गया है, प्लासेंटा क्रॉस हुआ है, तो उसको भी पता नहीं चलेगा, बेबी भी एसिम्प्टोमेटिक होगा, कुछ भी सिम्टम्स नहीं दिखेंगे आपको। साइटोमेगालो वायरस से क्या होता है, सिर्फ इट कॉजेस LBW, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन, एनलार्ज लीवर एंड स्प्लीन, जॉन्डिस, ब्लाइंडनेस, हियरिंग लॉस एंड सीजर्स, ये सब हो सकता है। जो साइटोमेगालो वायरस से बेबी इन्फेक्टेड हो गया है वो बेबी LBW वाला होगा, उसका ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट हो सकता है, जब वो बॉर्न होगा तब उसका लीवर एबनॉर्मली एनलार्ज होगा बर्थ से ही, या फिर स्प्लीन एनलार्ज हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है उसको, ब्लाइंडनेस हो सकती है, हियरिंग लॉस हो सकता है, सीजर्स हो सकता है। तो ऑल दिस इंडिकेट्स कि उसको साइटोमेगालो वायरस इन्फेक्शन है। एंटीवायरल मेडिकेशंस may need to be prescribed for severe infection in a pregnant client। yes, वो एसिम्टोमेटिक है बट आप चेक कर रहे हो और आपको पता चल गया कि पेशेंट को साइटोमेगालो वायरस है और वो भी सीरियस है, तो आपको प्रेगनेंसी में ही उसको एंटीवायरल मेडिसिन देनी पड़ेगी, बट दिस मेडिकेशंस आर टॉक्सिक एंड मे
only temporarily suppress the shedding of the virus. Yes, बट ये जो मेडिसिन है साइटोमेगालोवायरस की वो भी बहुत टॉक्सिक है, और उससे क्या होगा, जो वायरस का शेडिंग है, मतलब वायरस 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 हो रहा है, जो उसका ग्रोथ हो रहा है, वो सिर्फ टेम्पररी सप्रेस कर सकता है, वो वायरस को किल करके निकाल नहीं सकता, वो सिर्फ सप्रेस कर सकता है, और वो भी टेम्पररी पीरियड तक, एंड वो बहुत ही टॉक्सिक है बेबी के लिए। सो वो मेडिसिन अभी क्या करे, दे कि ना दे, अगर ना दे तो भी प्रॉब्लम, दे तो भी प्रॉब्लम, तो क्या करोगे? मेडिसिन नहीं दी तो भी साइटोमेगालोवायरस से बेबी को प्रॉब्लम होगा, अगर मेडिसिन दे भी दी तो भी वो टॉक्सिक है, सो व्हाट द डॉक्टर विल डू, दे विल डू फिक्स डोज मारते हैं हम। रिस्क वर्सेस बेनिफिट विल बी कंसिडर्ड बाय द पीएचसीपी, मतलब वो लोग चेक करेंगे कि देने में ज्यादा रिस्क है या ना देने में ज्यादा रिस्क है, ऐसे ही कंपैरिजन, कुछ डिसीजंस डायलेमा जैसा होगा कि अगर मेडिसिन नहीं दी तो ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, कि मेडिसिन दी तो ज्यादा, अगर मेडिसिन ना देने से ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर डॉक्टर मेडिसिन दे देंगे, जो भी होगा देखा जाएगा, लाइक उसमें थोड़ा बेनिफिट है कि मेडिसिन दे दे, पर अगर ऐसा है कि मेडिसिन दोगे तो ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर डॉक्टर सोचेंगे कि चलो कोई बात नहीं, भले इन्फेक्टेड है, वी विल सी लेटर ऑन, बट अभी मेडिसिन नहीं दे सकते, उससे ज्यादा प्रॉब्लम होगा, सो डॉक्टर विल स्टडी कि रिस्क वर्सेस बेनिफिट क्या है, किसमें रिस्क ज्यादा है और किसमें थोड़ा बेनिफिट ज्यादा है, जो साइड बेनिफिट थोड़ा लगेगा वो डॉक्टर करेंगे, बिकॉज दोनों में प्रॉब्लम है, दोगे तो भी प्रॉब्लम है, नहीं दोगे तो भी प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर विल डिसाइड कि क्या करना है, किसमें थोड़ा बेनिफिट ज्यादा है और किसमें थोड़ा रिस्क कम है, सो वो डिसीजन लेंगे, देनी है कि नहीं देनी है। मेंटेन कॉन्टेक्ट प्रिकॉशंस, यस, वो फीमेल को बोलना है और हमें भी ध्यान रखना है कि कॉन्टेक्ट प्रिकॉशंस रखना है, बिकॉज क्लोज पर्सनल कॉन्टेक्ट से ये वायरस स्प्रेड होता है, सो कॉन्टेक्ट प्रिकॉशंस हमें मेंटेन करने हैं। अंडरस्टूड? यस यस मैम। ओके, so next is H. Okay. So H is herpes simplex virus. So herpes simplex virus affects the external genitalia, vagina, cervix and causes draining and painful vesicles. जो herpes simplex virus है वो एक STI है और उसकी वजह से क्या होता है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, बाहर जो इनर थाइज है, जो वल्वा है, वहां पर ऐसे वेसिकल्स हो जाते हैं, सर्विक्स में, वजाइना में, इनर थाइज में, सब जगह पर वेसिकल्स हो जाते हैं। Acyclovir and valacyclovir may be prescribed to treat the recurrent outbreaks during pregnancy or used as a suppressive therapy late in pregnancy to prevent an outbreak during labor and birth. Yes, जब मदर प्रेग्नेंट है उसको हर्पिस सिम्प्लेक्स इन्फेक्शन है, बट आउटब्रेक हो रहा है, लाइक इन्फेक्टेड है और वेसिकल्स बन गए हैं, एक्टिव फॉर्म में है, तब उसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम एसाइक्लोविर या फिर वेलासाइक्लोविर मेडिसिन देते हैं टू टू प्रिवेंट द या फिर टू ट्रीट द रिकरेंट आउटब्रेक्स, जो वेसिकल बन रहे हैं, जो एक्टिव लीजन्स बन रहे हैं, उसको ट्रीट करने के लिए। एंड समटाइम्स हम क्या करते हैं कि लेबर नजदीक है, मदर 6 वीक प्रेग्नेंट है, सो अगर ड्यूरिंग डिलीवरी, लेबर के टाइम अगर उसको एक्टिव लीजन्स होंगे तो हम वजाइनल डिलीवरी नहीं कर पाएंगे, सो टू प्रिवेंट दैट आउटब्रेक ड्यूरिंग लेबर हम उसको एडवांस में ही पहले से ही ये मेडिसिन दे देंगे कि जब डिलीवरी नजदीक हो तब उसको एक्टिव लीजन्स ना हो, भले वो हर्पिक सिम्प्लेक्स पॉजिटिव है, उसको इन्फेक्शन है, बट एक्टिव लीजन्स मतलब वेसिकल्स ना हो। सो virus usually is transmitted to the fetus during birth through infected vagina or via ascending infection after rupture of membranes. Yes, herpes simplex virus placental barrier क्रॉस नहीं करता है। बेबी को कब होता है ये इन्फेक्शन, जब वो इन्फेक्टेड वजाइना, वजाइना में ऑलरेडी इन्फेक्शन था, एक्टिव लीजन्स थे, वेसिकल्स थे, और उसमें से बेबी पास हुआ तो बेबी को होगा, या फिर वो जो बेबी की मेम्ब्रेन रप्चर हो गई, एमनियोटिक मेम्ब्रेन रप्चर हो गया और वो वायरस वहां से ही एंटर हो गया नीचे से ही, तो उसको हो सकता है, बाकी प्लासेंटल बैरियर वो क्रॉस नहीं करता है। नो वजाइनल एग्जामिनेशन आर डन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्टिव वजाइनल हर्पिटिक लीजन्स। यस, जब भी मदर को एक्टिव लीजन्स हो वजाइना में, ये वेसिकल्स हो, ऐसी फुल्ली फुल्ली जैसा हो जाता है, फ्लूइड फिल्ड, सो अगर एक्टिव लीजन्स हो, हर्पिटिक लीजन्स हो, तब हम वजाइनल एग्जामिनेशन नहीं कर सकते, बिकॉज अगर एक भी वेसिकल ब्रेक हो गया सो वायरस स्प्रेड हो जाएगा और बेबी को हो सकता है।
herpes can cause death or severe neurological impairment in newborn. Yes, अगर बेबी herpes वायरस के कांटेक्ट में आ गया तो उसकी वजह से बेबी की डेथ भी हो सकती है या फिर सीवियर न्यूरोलॉजिकल इंपायरमेंट भी हो सकता है बेबी को. Delivery of the fetus is usually by CS if active lesions are present. Yes, जैसा मैंने बोला, आपको क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है. अगर मदर को एक्टिव लीजन्स नहीं है, शी इज herpes simplex वायरस पॉजिटिव बट उसको एक्टिव लीजन्स नहीं है, तो आप वजाइनल डिलीवरी करवा सकते हो. बट अगर उसको एक्टिव लीजन्स है, मतलब वेसिकल्स प्रेजेंट है, तो बेबी जैसे ही बाहर निकलेगा वेसिकल्स फूट जाएंगे. सो एक्टिव लीजन्स है तब आप वजाइनल डिलीवरी नहीं करवा सकते. यू हैव टू ऑलवेज गो फॉर CS. Delivery may be performed vaginally if the lesions are in anal, perineal or inner thighs area. Vaginally कब करवा सकते हो? एनल एरिया में है, मतलब पीछे की साइड है, पेरिनियल एरिया में है और इनर थाइज में है. अगर तब है तो आप ध्यान से प्रोटेक्शन से लेकर प्रोटेक्टिव मेजर से स्ट्रिक्ट प्रिकॉशन से बहुत केयरफुली आप करवा सकते हो. एंड अगर सप्रेस है, एक्टिव नहीं है, वजाइना में भी है बट एक्टिव नहीं है, देयर इज नो एनी वेसिकल, वजाइना में कोई वेसिकल ही नहीं है, नॉट इन द एक्टिव लीजन्स, तब भी आप करवा सकते हो. बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि उसको इन्फेक्शन ना हो जाए. बाकी आइडियली जब भी एक्टिव हो तब डॉक्टर CS ही प्रीफर करते हैं. मेंटेन कॉन्टेक्ट प्रिकॉशंस आपको मेंटेन करने हैं, ध्यान रखना है. अंडरस्टूड? यस मैम. ओके. तो अदर इन्फेक्शंस में एक बाकी था जो स्टडी करना है, स्ट्रेप्टोकोकस, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस, दैट इज GBS, जो हमने ऑलरेडी देखा था कि दैट इज सो कॉमन. सो वो हम O में कैलकुलेट करेंगे अदर इन्फेक्शंस में. GBS इज अ लीडिंग कॉज ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग पेरीनेटल इन्फेक्शन. GBS की वजह से पूरा पेरीनेटल इन्फेक्शन हो सकता है, दैट विल बी ऑल्सो लाइफ थ्रेटनिंग. The gram-positive bacterium colonize in the rectum, vagina, cervix, and urethra of a pregnant as well as non-pregnant person. ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस बी, वो रेक्टम में हो सकता है, वजाइना, सर्विक्स, यूरेथ्रा में भी हो सकता है, प्रेग्नेंट फीमेल्स में भी हो सकता है या फिर नॉन प्रेग्नेंट में भी हो सकता है. meningitis, fasciitis, and intraabdominal abscess can occur in a pregnant client if infected with the at the time of birth. Yes, अगर जो फीमेल है वो इन्फेक्टेड हो जाएगी, इससे डिलीवरी हो रही है, बेबी निकल रहा है, उस टाइम वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड थी, तो ये बैक्टीरिया की वजह से मदर को मेनिंजाइटिस हो सकता है, फेसियाइटिस हो सकता है, जो फेशिया होता है लेग्स का और कहीं पे भी जो फेशिया होता है वो इन्फेक्टेड हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ द फेशिया, दैट इज फेसियाइटिस. इंट्राएब्डोमिनल एब्सेस हो सकता है. ट्रांसमिशन अकर्स ड्यूरिंग वजाइनल डिलीवरी. बेबी तक कैसे जाएगा? नॉट वाया प्लासेंटल बैरियर. जब वजाइनल डिलीवरी करवा रहे हो बेबी की तब वो बेबी में ट्रांसमिट हो सकता है, बाकी अंदर है तब तक सेफ है. Early onset newborn GBS occurs within first week after birth, usually within 48 hours, and can include infections such as sepsis, pneumonia, or meningitis. Permanent neurological disability can result. Yes, मदर इन्फेक्टेड थी, वजाइना में ऑलरेडी ये बैक्टीरिया थे, आपने वजाइनल डिलीवरी करवा दी, सो बेबी को इन्फेक्शन हो गया. सो फर्स्ट वीक में ही उसको स्टार्ट हो जाएंगे सिम्टम्स, विद इन 48 आवर्स उसको सारे सिम्टम्स देखने को मिल जाएंगे. और क्या क्या हो सकता है अगर GBS से इन्फेक्टेड हो जाएगा न्यूबॉर्न, तो उसको सेप्सिस हो सकता है, न्यूमोनिया हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी भी हो सकती है, दैट विल बी ऑल्सो परमानेंट. तो ये सब हो सकता है एंड ये साइंस आपको विद इन 48 आवर्स देखने को मिल जाएंगे. Diagnosis of a client is done via vaginal and rectal cultures at 35 to 37 week of gestation. हमने ऑलरेडी स्टडी किया था डायग्नोस्टिक टेस्ट में कि GBS का टेस्ट करना पड़ता है, तो ऑलरेडी आपने देख लिया कि हाँ मदर को GBS पॉजिटिव है, सो वी विल अंडरगो सीजेरियन सेक्शन. व्हाई? टू टेक द रिस्क. सो उसका डायग्नोसिस वजाइनल और रेक्टल स्वैब से हम करते थे, कल्चर लेके लैब में सेंड करके. Antibiotics may be prescribed for client during labor and birth. IV antibiotics may be prescribed for infected infants also. Yes, ड्यूरिंग लेबर एंड बर्थ हम मदर को तो एंटीबायोटिक्स देंगे, बट बेबी भी जो बॉर्न हो रहा है वहां से बॉर्न हुआ है जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, बिकॉज उसको रिस्क है इन्फेक्शन का,
तो उसको भी आईवी एंटीबायोटिक्स देने पड़ेंगे, न्यूबॉर्न को भी आपको देने पड़ेंगे। एंड वी हैव टू मेंटेन द कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस की ना हो, इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो, इसकी वजह से आपको कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस भी मेंटेन करने हैं। अंडरस्टूड? यस? यस मैम। ओके, सो लेट्स डू अ क्विक रिविजन। आज हमने क्या देखा? सो वी हैव स्टडीड अबाउट रिस्क फैक्टर्स ऑफ प्री एक्लेम्शिया, कि क्यों होता है प्री एक्लेम्शिया। सो देयर आर सर्टेन रिस्क फैक्टर्स। देन कॉम्प्लिकेशंस क्या होगी अगर मदर को प्री एक्लेम्शिया या फिर हाइपरटेंशन है, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, वो हमने देखा। इंटरवेंशंस क्या लोगे? हमें उतना ध्यान रखना है कि क्लोजली मॉनिटर करना है वो फीमेल को। 37 वीक्स तो बहुत हो गया, 37 वीक्स के आगे तो जाने ही नहीं देना है। बट अगर उससे पहले आपको लगता है कि फीटल डिस्ट्रेस हो गया तो अर्ली भी डिलीवरी करवानी पड़ेगी। मदर को घर पे चेक करना पड़ेगा कि बेबी हेल्दी है या नहीं, एंड आप भी यूएसजी से कर सकते हो। मदर को रेस्ट करवाना है, लेटरल पोजिशन में बोलने को बोलना है कि सो जाए, और अगर सीवियर हो जाए तो हॉस्पिटल में एडमिट करके भी लेटरल पोजीशन देनी है। मेडिसिन देनी है टू कंट्रोल द ब्लड प्रेशर। आप सडनली रैपिडली ड्रॉप नहीं कर सकते ड्यू टू कॉम्प्रोमाइज प्लासेंटल परफ्यूजन। एडिक्वेट फ्लूइड देने हैं, यूरिन आउटपुट मॉनिटर करना है, 30 ml पर आवर तो होना ही चाहिए। न्यूरोलॉजिकल स्टेटस आप मॉनिटर करोगे कि हाइपर रिफ्लेक्सिया तो नहीं हो गया है, एंड अगर न्यूरोलॉजिकल स्टेटस इंपेयर हो जाता है तो इट इंडिकेट्स कि ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा है। अगर ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा, हाइपोक्सिया हो जाएगा, तो उससे क्या होगा? सीजर। सीजर्स आएंगे, एक्लेम्शिया हो सकता है। तो हमें रिफ्लेक्सेस मॉनिटर करने हैं। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि बाइसेप रिफ्लेक्स कैसे आप मॉनिटर करोगे, असेस करोगे, पटेलार रिफ्लेक्स कैसे चेक करोगे, क्लोनस है कि नहीं वो कैसे चेक करना है, एंड ग्रेडिंग ऑफ द रिफ्लेक्स आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज 0 +1 +2 +3 एंड +4। हेल्प के लिए मॉनिटर करोगे, रीनल फंक्शन टेस्ट चेक करोगे टू प्रिवेंट द सीजर्स, एक्लेम्शिक इवेंट ना हो इसके लिए हम पहले से उसको MgSO4 दे देते हैं थ्रू इंफ्यूजन डिवाइस, डायरेक्टली नहीं दे सकते। एंड डिलीवरी होने के बाद भी आपको देना पड़ेगा, बट ऑल्सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आप मैग्नीशियम सल्फेट देते हो तो साथ में आपको एक क्या चीज रखनी पड़ेगी? कैल्शियम। कैल्शियम ग्लूकोनेट, दैट इज एंटीडोट। सो मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी ना हो जाए, या फिर टॉक्सिसिटी हो तो तुरंत ही वो इन्फ्यूजन स्टॉप करके आपको कैल्शियम ग्लूकोनेट देना पड़ेगा। आपको कैसे पता चलेगा कि मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी हो गई है? सो देयर विल बी फ्लशिंग, स्वेटिंग, हाइपोटेंशन, डीप टेंडन रिफ्लेक्स डिप्रेस हो जाएंगे, यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरी डिप्रेस हो जाएगी, उसकी वजह से रेस्पिरेटरी रेट भी लो हो जाएगा, वो भी डिप्रेस हो जाएगा। फीटल, हमें पता है कि ये फीमेल में देर आर हाई रिस्क कि हमें अर्ली डिलीवरी करवानी होगी, तो आपको फीमेल को कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देने होंगे कि जिसकी वजह से फीटल लंग मैच्योरिटी हो जाए। एंड अगर आपको लगता है कि डिलीवरी करवानी पड़ेगी तो उसको प्रिपेयर कर दो डिलीवरी के लिए। देन हमने देखा एक्लेम्शिया। एक्लेम्शिया मतलब क्या? कि ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर सीजर्स आ रहे हैं, दैट इज एक्लेम्शिया। कैसे पता चलेगा कि पेशेंट एक्लेम्शिया में है? सो फर्स्ट माउथ से सीजर स्टार्ट होंगे, माउथ ब्रीच होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर पूरी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, टोनिक फेज में चली जाएगी फॉर 15 to 20 सेकेंड। उसके बाद टोनिक क्लोनिक फेज में जाएगी, सो जर्की मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी पूरी बॉडी की, एंड वो 1 मिनट तक चलेगी। बट जब भी सीजर्स आती है तब रेस्पिरेशन स्टॉप हो जाता है। सो आफ्टर सीजर्स कंप्लीट होंगे तब रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगा फिर से, एंड सीजर्स के बाद मदर विल बी सो स्लीपी। सो दिस आर द साइंस। इंटरवेंशन क्या करने हैं? तो जब भी पेशेंट को सीजर्स आते हैं उसके साथ रहो, दूसरे लोगों को हेल्प के लिए बुलाओ, क्लाइंट को तुरंत उसका एयरवे ओपन रखना है, सो साइलेंट पोजीशन दे दो, O2 स्टार्ट कर दो वाया मास्क। फीटल हार्ट रेट पैटर्न चेक करो EFM से, फीटल को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मेडिसिन आप दे सकते हो कि सीजर्स जितनी हो सके उतनी कंट्रोल में आ जाए, ज्यादा ना चले, जितनी ज्यादा चलेगी उतना फीटस को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा। जैसे ही सीजर एंड हो जाती है, आपको लगता है कि हाँ अभी वी कैन नॉट कीप द बेबी इनसाइड, तो तुरंत ही उसको रेडी कर दो इमरजेंसी डिलीवरी के लिए। आपको डिलीवर करवाना पड़ेगा फीटस, और ये सब आपको डॉक्यूमेंट करना होगा। नेक्स्ट हमने देखा इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स। इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स मतलब प्री मैच्योरली, टाइम से पहले सर्विक्स डायलेट हो गया है इन 4th और 5th मंथ। क्यों हुआ? कि कुछ कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटी थी उसके स्ट्रक्चर में या फंक्शन में। आपको कैसे पता चलेगा कि फीमेल इज हैविंग इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स? तो
वजाइनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा, और आप जब असेसमेंट करोगे तो सर्विक्स में से आपको पूरा फीटल मेम्ब्रेन दिखेगी सब, बिकॉज सर्विक्स इज ओपन। इंटरवेंशन क्या करना है, सो हम देर इज द ओनली ऑप्शन सर्जरी प्रोसीजर सर्वाइकल सर्किलेज, उससे सिवाय और कोई ऑप्शन नहीं है। तो मदर को बोलना है बेड रेस्ट करवाओगे, हाइड्रेशन रखोगे, टोकोलाइटिक्स दोगे कि कॉन्ट्रेक्शन ना हो, सर्वाइकल सर्किलेज करना होता है, उसमें सर्विक्स क्लोज कर देते हैं। फिर सर्किलेज करने के बाद मदर को बोलना पड़ेगा कि यू कैन नॉट डू इंटरकोर्स, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग एंड हैवी लिफ्टिंग नहीं कर सकते। अगर फीमेल को वजाइनल डिलीवरी करवानी है तो एट 37 वीक्स या फिर आफ्टर 37 वीक्स वो सर्किलेज रिमूव कर दिया जाता है। अगर उसको सीजरियन करवाना है तो हम रिमूव नहीं करेंगे, आफ्टर डिलीवरी हम शांति से रिमूव करेंगे, अभी रिमूव करने की जरूरत नहीं है, डिलीवरी हो जाए तब आप कर सकते हो। बिकॉज ब्लड को भी, पोस्टमार्टम जो ब्लड होता है, ब्लीडिंग होता है, उसको भी तो निकलना है यूट्रस से बाहर, तो उसको डिलीवरी के बाद, सीजरियन सेक्शन के बाद आपको सर्किलेज तो रिमूव करना ही पड़ेगा, बट पहले जरूरत नहीं है। और जितनी बार फीमेल प्रेग्नेंट होगी उतनी बार उसको सर्किलेज करवाना पड़ेगा। अगर सर्किलेज है तो उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, लाइक कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, मेम्ब्रेन रप्चर हो सकती है, या फीमेल को इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये साइंस मॉनिटर करनी है, फीमेल को समझाना है कि सर्किलेज के बाद अगर आपको वजाइनल ब्लीडिंग हो रहा है या कॉन्ट्रैक्शंस फील हो रहे हैं या फिर फीवर है, इन्फेक्शन के कोई साइंस है, तो तुरंत ही पीएचसीपी को इन्फॉर्म करना है। फिर हमने इन्फेक्शंस देखी है जो प्रेगनेंसी में होते हैं कॉमनली, सो दैट इज अ टॉर्च, टी इज टॉक्सोप्लाज्मोसिस जो एक पैरासाइट से होता है, फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, कैसे होता है, तो रॉ मीट खाने से या फिर जो इन्फेक्टेड कैट है उसका लीटर हैंडल करने से वो प्लेसेंटल बैरियर क्रॉस कर सकता है और उसकी वजह से फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मिसकैरेज हो जाएगा। O stands for other infections, that is HIV, syphilis, parvovirus, hepatitis B, West Nile virus and etc. और भी है, सारे others में आ जाएंगे। रूबेला, रूबेला अगर मदर को हो जाएगा, दैट इज सो कॉमन, मदर को हो जाएगा तो वो भी प्लासेंटल बैरियर क्रॉस कर सकता है एंड बेबी में कंजेनाइटल डिफेक्ट करेगा। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इट इज सो टेरेटोजेनिक। तो आपको कैसे पता चलेगा, तो आप टेस्ट कर सकते हो, ब्लड टेस्ट, टाइटर चेक करते हो, अगर लेस देन 1:8 है उसका मतलब कि मदर में कोई भी इम्यूनिटी नहीं है अगेंस्ट रूबेला। सो आप पोस्टमार्टम ही उसको वैक्सीन कर सकते हो, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं कर सकते, बट अगर प्रेगनेंसी से पहले उसको वैक्सीन किया है तो उसको बोलना है कि 3 मंथ्स तक you cannot conceive. C stands for cytomegalovirus जो क्लोज पर्सनल कॉन्टेक्ट से होता है, वो भी प्लासेंटल बैरियर क्रॉस करके फीटस तक जा सकता है। एंड थर्ड, वजाइनल डिलीवरी या बर्थ कैनाल में से भी बेबी पास होगा तब भी उसको हो सकता है। मदर में भी कोई साइंस नहीं दिखेंगे, फीटस में भी साइंस नहीं दिखेंगे, बट साइटोमेगालोवायरस की वजह से एलबीडब्ल्यू हो सकता है, आईयूजीआर हो सकता है, लीवर और स्प्लीन एनलार्ज हो सकता है, ब्लाइंडनेस, हियरिंग लॉस, सीजर्स भी आ सकते हैं बेबी में। सो जो भी प्रेग्नेंट मदर है आप उसको एंटीवायरल मेडिसिन दे सकते हो, बट अगेन इट इज सो रिस्की। मेडिसिन दे सकते हो बट उसकी वजह से बेबी पर भी हार्म होगा। सो डॉक्टर क्या करेंगे, डायलेमा में है तो वो रिस्क और बेनिफिट का कंपैरिजन करेंगे कि देना अच्छा होगा कि ना देना अच्छा होगा, एंड उसको जो भी अच्छा लगेगा वो लोग करेंगे। कॉन्टेक्ट प्रिकॉशंस हमें मेंटेन करने पड़ेंगे। H stands for herpes simplex वायरस, वो प्लासेंटल बैरियर से नहीं जाता है, बट अगर सर्विक्स, वजाइना, इनर थाइज और वहां पर एक्टिव लीजन्स होंगे तो उसकी वजह से बेबी को ट्रांसमिट हो सकता है। तो मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम एसाइक्लोविर, वेलासाइक्लोविर दे सकते हैं कि जो एक्टिव लीजन्स है वो ना हो, एटलीस्ट उसको सप्रेस होता रहे, कंट्रोल में रहे। या फिर जब भी डिलीवरी नजदीक हो तब उसके पहले ही हम ये मेडिसिन स्टार्ट कर देंगे कि जब डिलीवरी होने वाली हो, लेबर होने वाला हो, तो एक्टिव लीजन्स ना हो, तो हम इजीली वजाइनल डिलीवरी करवा सकते हैं। ये कैसे ट्रांसमिट होता है, तो नॉट थ्रू द प्लासेंटल मेम्ब्रेन, बट जब वजाइनल डिलीवरी होती है वो लीजन्स के कांटेक्ट में आएगा या फिर लीजन्स रप्चर होके ऑलरेडी एमनियोटिक मेम्ब्रेन ओपन है तो बेबी तक जा सकता है। वजाइनल एग्जामिनेशन आप नहीं कर सकते इन whenever there is active vaginal herpetic lesions, एक्टिव लीजन्स हो तब आप पीवी एग्जामिनेशन नहीं कर सकते, वेसिकल्स ब्रेक हो जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। उसकी वजह से क्या हो सकता है, न्यू बॉर्न में उसकी डेथ भी हो सकती है या फिर सीवियर न्यूरोलॉजिकल इंपेयरमेंट हो सकती है। अगर एक्टिव लीजन्स होंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, फीमेल को सीजर। हाँ सीजर ही करना पड़ेगा, वी कैन नॉट गो फॉर वजाइनल डिलीवरी। अगर एक्टिव लीजन्स नहीं है तब आप वजाइनल डिलीवरी करवा सकते हो, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और अगर एक्टिव लीजन्स है, लाइक लीजन्स है बट वो एनल एरिया में है, पेरिनियल एरिया में है, इनर थाइज में है, जहां पर बहुत रिस्क कम है कि वेसिकल्स फूटने का, आप अगर बहुत अच्छे से प्रॉपरली
बहुत केयरफुली अगर आप डिलीवरी करवा सकते हो तो आप करवा सकते हो, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। कॉन्टेक्ट प्रिकॉशंस मेंटेन करने पड़ेंगे आपको। अदर इन्फेक्शंस में ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस देखा था, दैट इज सो कॉमन, प्रेगनेंसी में हो सकता है, 20 to 25% ऑफ फीमेल्स को अफेक्ट करता है। सो वो बहुत लाइफ थ्रेटनिंग है पूरे पेरिनेटल पीरियड में, और वहां वजाइना में, रेक्टम में, यूरेथ्रा में कहीं पे भी हो सकता है उसके बैक्टीरिया का ग्रोथ। प्रेग्नेंट फीमेल्स में भी हो सकता है, नॉन प्रेग्नेंट में भी हो सकता है। उसकी वजह से जो प्रेग्नेंट फीमेल है अगर उसको इन्फेक्शन है और वो डिलीवरी में है, लेबर में है, तो उसकी वजह से मदर को मेनिंजाइटिस, फेसियाइटिस, इंट्राएब्डोमिनल एब्सेस, वो सब हो सकता है। वो प्लेसेंटल बैरियर क्रॉस नहीं कर सकता, बट वो कब होगा बेबी को? ड्यूरिंग डिलीवरी। वो वजाइनल जो बैक्टीरिया है उसके कांटेक्ट में आएगा बेबी, तब उसको होगा। और बेबी में अगर जीबीएस इन्फेक्शन हो गया तो अर्ली साइन एंड सिम्टम्स विद इन 48 आवर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड क्या हो सकता है? सो सेप्सिस हो सकता है बेबी को, न्यूमोनिया, मेनिंजाइटिस, न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी भी हो सकती है। डायग्नोसिस हम ऑलरेडी 35 to 37 वीक्स में कर लेते थे, स्वॉब से करते थे, लैब में सेंड कर देते थे टू आइडेंटिफाई कि जीबीएस कॉलोनाइजेशन है या नहीं। मदर को एंटीबायोटिक देनी है ड्यूरिंग लेबर ऑल्सो, एंड बेबी को भी आफ्टर डिलीवरी, बेबी को भी, इन्फेक्टेड बेबी को भी आपको एंटीबायोटिक्स देनी होगी, एंड यू हैव टू मेंटेन द कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस। एनी डाउट इन दिस? No. Okay, No, so ma'am. see you tomorrow at 9 a.m. Thank you. Thank you, Thank you, ma'am. ma'am.